नमस्कार जय भारत। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है भाई? हेलो, आओ शुरू करें। चलो भाई, तो आज आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे तबाही वाली स्लाइड देख लीजिए। तो ये काफी जोरदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ, इसको अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। आज नहीं कर सभी को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ फॉलो का बटन, इसको दबा कर दीजिए। ठीक है, अर्ध तक पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, तो हम लोग शुरू करें। कहां तक पहुंच गए थे जल्दी से बताइए फटाफट। क्या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स चल रहा था? जल्दी से, मैंने कहा था रिवाइज करके आया करो भाई। मेरे को बिल्कुल ध्यान रहता है कहां तक क्या हो गया, मतलब पूछता हूं आपसे इसलिए कि भैया आपको याद है कि नहीं। बताओ, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में क्या 2 केस हो गए थे क्या? जल्दी से टाइप करो। ठीक है, केस नंबर 3। चैट बंद हो रही है, काम शुरू हो रहा है। ठीक है, सब लोग उड़ा दिखा दीजिए। केस नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। जितनी जनता जुड़ चुकी है फटाफट उड़ा दिखाइए। केस नंबर 3 स्टार्ट। तो हम लोग फ्लोट पढ़ रहे हैं, फ्लोट के अंदर केस नंबर 3 पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास अगर आपने की होगी तो आपको सारी बातें समझ में आगे जाएंगी। तो रिवाइज जरूर करके आइए। अगर आपकी क्लास छूट जाए तो करके जरूर आइए। तो मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और आपने कहा केस नंबर 3 बनाओ इसमें। तो मान लीजिए इसकी इंटरनल एनर्जी पहले E1 हुआ करती थी, और आपने जो 2 केस बनाए थे उससे पहले एक कोई अंदर था और एक बाहर था, है ना। इस बार कर लेते हैं दोनों अंदर दोनों बाहर वाला केस, वो रह गए थे। तो मान लीजिए हीट ट्रांसफर भी ऐसे बाहर दिखा रहे हैं और वर्क डन भी ऐसे बाहर की तरफ दिखा रहे हैं। तो ये हो गया हीट ट्रांसफर, ये हो गया वर्क डन। और सपोज की इंटरनल एनर्जी बाद में हो गई E2। अब देखिए, जो हीट ट्रांसफर आपने बाहर की तरफ दिखाया, ये हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम होगा, फ्रॉम द सिस्टम। तो फ्रॉम द सिस्टम के लिए नेगेटिव साइन कन्वेंशन यूज करेंगे क्योंकि एरो बाहर की तरफ जा रहा है। और ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, एक्सपेंशन टाइप का मामला होगा। और वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी गिरेगी, तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन। तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं मेरे ख्याल से। इक्वेशन हो जाएगी E1 माइनस Q माइनस W इज इक्वल टू E2। क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट पे। हेलो, चलिए केस नंबर 4। लास्ट केस में आपको ऐसी इक्वेशन नहीं मिल सकती। मान लीजिए सिस्टम है और इसके पास इंटरनल एनर्जी पहले E1 थी, बाद में E2 हो गई, और इस बार दोनों एरो जो है वो अंदर की तरफ है। तो अगर आपने ऐसा कुछ बना दिया, Q W, तो बताना हीट ट्रांसफर क्या हुआ? टू द सिस्टम। यहां लिखेंगे आप टू द सिस्टम, तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम पे वर्क हुआ तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव। तो इक्वेशन लिखेंगे आप E1 प्लस Q हीट मिली, वर्क डन सिस्टम पे हुआ, तो सब पॉजिटिव में चल रहा है, और ये फाइनली 2 हो गया। कितना क्लियर है यहां तक सारी बातें? क्या इक्वेशन बनाना सीख गया आपने? है ना, पहला काम आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तो वो आप सीख गए। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ चलें। केस नंबर 4 भी हो गया, कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। स्लाइड नंबर 3 पे आइए। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहले एक बहुत सिंपल बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन अगर आपको करना है, मान लीजिए, तो एक मान लीजिए आपने एक वेसल ली, ठीक है, और वेसल के अंदर एक गैस भरी हुई है। ध्यान सुनिएगा बातें। मान लीजिए एक वेसल दी हुई है और वेसल के अंदर एक गैस भरी हुई है और बाहर से एक प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, और वो प्रेशर है मान लीजिए P एक्सटर्नल।
ठीक है, अभी जो गैस के पार्टिकल हैं ये अंदर बंद है। अब सपोज यहां पे एक्सपेंशन हो गया। अब एक्सपेंशन किस वजह से हुआ वो समझ पाएंगे आप, क्योंकि भाई यहां का प्रेशर ज्यादा होगा मान लीजिए, तो एक्सपेंड हो गया होगा, तो इसके अगेंस्ट वर्क कर रही है। किसके अगेंस्ट? पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट। तो मान लीजिए पिस्टन ऊपर शिफ्ट होकर के यहां पहुंच गया। अगर ये पिस्टन यहां पहुंच गया तो मतलब एक्सपेंशन हो गया। तो पहले पिस्टन की लोकेशन नीचे थी, अब ऊपर है। तो पिस्टन पहले यहां हुआ करता था, अब पिस्टन यहां पहुंच गया। तो आप कहेंगे इसका मतलब एक्सपेंशन हो गया है। कितने का एक्सपेंशन हुआ बताओ? तो आप कहेंगे सपोज यहां से लेके यहां तक अगर V1 वॉल्यूम हुआ करता था, ठीक है, तो फिर अब वॉल्यूम बदल करके यहां से लेके यहां तक का V2 हो गया है। ठीक, तो मान लीजिए पहले वॉल्यूम V1 हुआ करता था, अब वॉल्यूम V2 हो गया है। तो ये एक्सपेंशन हो गया। कितने का एक्सपेंशन हो गया? तो आप कहेंगे ये जो अंदर वॉल्यूम यहां बंद है इतने का एक्सपेंशन हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली अगर बनाए तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। अभी मामला 3D में होगा, है ना, ये मामला 2D में नहीं होगा, ये मामला 3D में होगा। समझ पा रहे मामला? तो ये अब आपको दिख तो 2D में रहा है, लेकिन है मामला ये 3D में। कोई दिक्कत किसी को? हेलो, लैग हो गया कि तो लैग हो गया? सब सही चल रहा है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, कुछ लोग तो क्लास शुरू होने से पहले ही लैग हो जाता है। मान लो क्लास नहीं शुरू पहले कहते लैग हो गया। ठीक है, तो क्लास को चलने दीजिए थोड़ा सा ना। लैग अभी हो गया, तो अभी कुछ लैग नहीं हुआ मेरे ख्याल से। चलिए सुनिए ध्यान से। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है और आपको वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क का अमाउंट निकालिए पहले तो, ना मैग्नीट्यूड निकालना सीखिए। तो अगर मान लीजिए एक्सपेंशन हुआ है तो इसका मतलब गैस ने वर्क किया होगा। जो अंदर ये गैस भरी हुई है इसने वर्क किया होगा। अब अगर इसने वर्क किया होगा तो किसके अगेंस्ट वर्क किया होगा? ये जो पी एक्सटर्नल इसके अगेंस्ट वर्क किया है। तो इस गैस ने कितनी मेहनत करी होगी? तो आप निकाल सकते हैं, ये एक सिस्टम है। इसने इसके अगेंस्ट कितनी मेहनत करी होगी? तो आप लिखेंगे कि जो मेहनत होगी वो होगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो बताइए पी एक्सटर्नल के कैलकुलेशन की मदद से आप क्या फोर्स निकाल सकते हैं? यस बिल्कुल, P इज इक्वल टू एफ बाई ए लगा दीजिए। तो अगर आप यहां पे लिखें P इज इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, पॉइंट समझते हैं ध्यान से। तो बताइए कि जहां पे आप फोर्स लिखते हैं वहां पे आप लिख सकते हैं प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लीजिए जो पिस्टन आपने लिया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज ए है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इस पे जो भी फोर्स, जिस फोर्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं P इंटू ए। तो आप कहेंगे कितना वर्क हुआ है? वर्क समझाइए। तो आप वर्क को लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू वर्क गैस ने कितना किया है उसका मैग्नीट्यूड लिखना सीखिए पहले, है ना। तो हमसे कहते हैं वर्क कितना हुआ, तो आप कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बिल्कुल बेसिक बात से चलना है। तो आपने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहे कितने का फोर्स लगा? तो आप लिख लीजिए कितने का फोर्स लगा। देखिए फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए। फोर्स की जगह लिख दिया मैंने P इंटू ए। और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो आपने मेजर कर लिया। मान लीजिए यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो L है, तो इंटू एल कर दिया। अब सवाल उठता है कि इसको और अगर सॉल्व करें तो इसको लिख देंगे आगे P इंटू ए इंटू एल। ए को इधर भेज दीजिए थोड़ा सा। अब जो A इंटू एल है उसको अगर आप समझें तो उसको आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो A इंटू एल है वही V2 माइनस V1 है, और उसको आगे चल के आप P डेल्टा V भी लिख सकते हैं। कैसे, उसको समझने के लिए थोड़ा अगर आपको फील चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको ये कैसे लिखा या फिर ये कैसे लिखा, इसके लिए आप थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में समझ लीजिए। मैं एक डायग्राम से आपको 3D दिखा देता हूं, फिर हम साइन कन्वेंशन में बात करेंगे। तो 4 नंबर पे जरा पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं। अभी आपको 2D नजर आ रहा होगा, जिसको मैं 3D में आपको दिखा देता हूं। तो मान लीजिए ये कंटेनर जो अभी था, और आपको समझना है कि ये कैसे हुआ एक्सपेंशन, उसको देखा जाए जरा। ए इंटू एल को V2 माइनस V1 प्रूव कर देता हूं मैं। 2 लाइन लगेगी। देखिए सपोज मान लीजिए आपके पास पहले ये लेवल था पिस्टन का, और यहां से एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ ऐसे, और एक्सपेंशन होता 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 यहां तक गया ऐसे। फिर आपने कहा इसको ऐसे मिला दो थोड़ा सा,
देखिए आपको क्यूबॉइड टाइप नजर आ रहा है, कुछ परफेक्ट क्यूब तो नहीं है ना, ये कोई डायमेंशन अलग अलग है। तो भाई ये जो अंदर आपको ये बंद नजर आ रहा है ना, ये अंदर जो वॉल्यूम यहाँ पे इनक्लोज नजर आ रहा है, यही तो डेल्टा वी है। अगर आप चेक करें ध्यान से तो यही तो डेल्टा वी है। देखिए इतना ही तो एक्सपेंशन, जैसे पिस्टन की लोकेशन जहां पे थी और जहां पे है, तो उसके बीच में देखेंगे तो जो पिस्टन ऊपर चला गया तो कितना वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया, वो यही तो है। तो क्या अब आपको 3D दिख रहा है थोड़ा सा? अब देखिए मामला 3D है ना, इससे फील आ जाती है एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा। तो आप कहेंगे देखिए इसकी जो जमीन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है वो मान लीजिए एल है, तो कितना वॉल्यूम इसके अंदर बंद है? तो आप कहेंगे ए इंटू एल, तो वही तो V2 माइनस V1 है। भाई V2 क्या था? V2 था पूरा वॉल्यूम। भाई V2 कितना था? पूरा वॉल्यूम यहां तक का। और V1 कितना था? V1 यहां तक का पुराना वाला, तो उसका डिफरेंस ये वाला हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। तो कोई पूछे ये क्या है, तो कहेंगे यही तो V2 माइनस V1 है। कहीं इसी को तो पीछे समझाया गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो A इंटू एल पीछे लिखा जा रहा था वही तो यहाँ पे V2 माइनस V1 दिखाया गया। ठीक, कोई पूछे A कौन है यहाँ पे, तो आप समझा दो, A देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब देखो पिस्टन आपको नजर आ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये देखिए 2 डायमेंशन लेके बैठा हुआ है A, और जो तीसरी डायमेंशन है वो L है, वो ये है, वो ये देखिए। तो आप A में L मल्टीप्लाई कर दो, ये A हो गया, ये बेस का एरिया हो गया, इनटू ये हाइट मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आपको V2 माइनस V1 मिल जाएगा। इसी को आगे चल के हम लोगों ने डेल्टा वी का क्या फील आई कि नहीं है बताइए? कॉन्सेप्ट और दिखना शुरू हुआ आपको? इसलिए देखिए लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं A इंटू एल इज इक्वल टू V2 माइनस V1, इससे समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या लिख दिया है। तो इस अगर आप डायग्राम थोड़ा सिस्टमेटिक बनाए तो आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा कि ये मामला 2D नहीं है, ये मामला 3D चल रहा है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से वर्क डन का आप अमाउंट निकाल सकते हैं, है ना। वर्क डन का क्या निकाल लेंगे? अमाउंट। अब बची बात साइन कन्वेंशन की, है ना। यहां पे तो अभी हमने वर्क डन का अमाउंट निकाला है, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मान लीजिए आप मॉड डब्ल्यू की बात करें तो मॉड डब्ल्यू तो आ चुका है, मॉड डब्ल्यू तो आ चुका है। अच्छा, ये सब क्रिया आप तब करेंगे जब बाहरी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो, ये बात जरूर मेंशन करेंगे। ये पूरी क्रिया आप तब करेंगे जितनी भी आप ये कर रहे हैं, यहां लिख लीजिए बगल में, इट इज वैलिड ओनली व्हेन P external is constant। अच्छा, ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पे जो बाहरी दबाव था जिसके अगेंस्ट वर्क हुआ है उसे आप P एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। तो यहां अगर मैं P एक्सटर्नल लिख दूं तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक है। अब मुद्दा होता है साइन कन्वेंशन का। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन जस्ट अपोजिट है। तो अगर आप फिजिक्स के साइन कन्वेंशन देखेंगे तो अपोजिट मिलेंगे आपको, केमिस्ट्री के देखेंगे तो अपोजिट मिलेंगे। और उसका रीजन मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में मैंने उसका रीजन भी आपको बता दिया था, बता दिया था भी। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि यहां पे हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे। तो 5 नंबर स्लाइड पे आइए। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमने वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव माना है ना। तो बताइए वर्क डन बाय द सिस्टम को जब नेगेटिव माना है और इफ P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, तो जो वर्क डन किया है गैस ने एक्सपेंशन में, वर्क डन बाय द गैस लिख सकते हैं आप, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर आप निकाल रहे हैं अभी, उसको आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड। तो आ चुका है मैग्नीट्यूड, कितना है बताओ पीछे से, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा P, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अभी पॉजिटिव लगाए नेगेटिव लगाए वो आपको सोचना है, तो सोचते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आंसर जो आना चाहिए वो नेगेटिव में आना चाहिए, बात आपको सबको समझ में आती है। आंसर नेगेटिव में क्यों आना चाहिए? वर्क डन बाय द गैस को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिया गया है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, है ना। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। तो जो आंसर आना चाहिए, मान लीजिए आपका मैग्नीट्यूड का आंसर 10 आ रहा है सपोज, है ना, आपने यहां से मान लीजिए मैग्नीट्यूड निकाला और वो आपका 10 आ गया, तो आप आंसर -10 लिखेंगे या +10 लिखेंगे? चैट में टाइप करिए फटाफट। मान लीजिए आपका मैग्नीट्यूड 10 आ गया तो आप आंसर वहां क्या लिखेंगे? -10। सिंपल बात है, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में एक पॉइंट की कहां साइन कन्वेंशन क्यों कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको आंसर अगर माइनस में देना है तो अगर आप या तो आप ऐसा करिए कि पहले मॉड निकाल लीजिए। 2 तरीके देखिए, पहला तरीका या तो आप मॉड निकाल लीजिए, है ना। मॉड निकालने 2 तरीके से मैं समझा रहा हूं, दोनों तरीके आपको किताबें नहीं समझाएंगे ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। पहला तरीका आप मॉड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए इसका, है ना। इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं ना। अच्छा, वर्क डन की मेहनत कितने की हुई उसका मैग्नीट्यूड आ गया, अमाउंट आ गया। फिर अगर बाय द गैस सवाल आता है तो आप माइनस लगा दो। मान लीजिए मेहनत 10 आ गई कि 10 जूल की मेहनत हुई, तो अगर बाय द गैस का सवाल आता है, एक्सपेंशन का सवाल आता है ना,
एक्सपेंशन के बाय द गैस का सवाल आता तो आप आंसर लिख दोगे माइनस, खत्म हो गया, सिंपल, कोई साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं। अगर यहीं पे कंप्रेशन का सवाल आता तो आप +10 लिख देते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप कह रहे नहीं भाई साहब मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं कि माइनस लगाना है बाद में, या पहले लगा के दो ना मेरे को, आप मेरे को स्टार्टिंग से लगा के दो कि भाई साहब मेरे को तो दिमाग ही नहीं लगाना, घर पे रख के जाओ दिमाग, है ना, दिमाग एकदम घर पे रख के जाना आपको। तो आप उससे कहो भाई साहब घर के रख के जाना है तो जरा समझना थोड़ा सा। कह क्या समझोगे, बताओ एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम V1 से V2 हुआ है, यस। क्या V2 की वैल्यू V1 से बड़ी होगी, यस। तो बताइए V2 की वैल्यू अगर V1 से बड़ी होगी तो फिर V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा, यस। तो डेल्टा V भी पॉजिटिव होगा। तो आप कहेंगे ये जो आप यहां लिख रहे हैं डेल्टा V, ये तो पॉजिटिव होगा इस बार, और ये जो P एक्सटर्नल आप लिख रहे हैं ये भी पॉजिटिव होगा, प्रेशर तो पॉजिटिव ही है। तो आपको अगर आंसर माइनस में चाहिए तो आप क्या करें, यहां पे माइनस लगा दें, इसलिए फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है। समझ पा रहे हैं आप, कभी फॉर्मूला पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आपको ऐसे फॉर्मूले लिखते मिलेंगे, उसका रीजन समझ पा रहे हैं, जिससे कि पूरी चीज नेगेटिव आ जाए, जिससे पूरी चीज नेगेटिव आ जाए। कुल मिला के मुद्दा बस साइन कन्वेंशन का था, मैग्नीट्यूड तो आप पहले निकाल चुके थे। कितने लोगों को फील आ गया कांसेप्ट का कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्लियर? तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, सबको समझ में आ गई बात बिल्कुल क्लियर कट, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, है ना। तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए। तो पहले मैंने आपको मैग्नीट्यूड दिखाया, है ना, मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं कि समझ में आ गया, गजब है, ठीक है। एक आग है वो डिडेंट, उनका क्या तो गलती से दब जाता है, डिडेंट अंडरस्टैंड वाली जनता है ना, या तुमका गलती से दब जाता है। ऐसे लोग होते हैं गलती से पेटीएम किसी और को कर देते हैं अपने अकाउंट से, फिर बाद कहते पैसा वापस करो। आपसे अगर सही से चीजें दब नहीं पाती तो मतलब कैसे जीवन चलेगा, बहुत कठिन है जीवन, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब तो जीवन को सीरियसली लीजिए, है ना। आइए समझे कि मैं गलती से थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं, ऐसे नहीं चलता भाई, बहुत समस्या में रहेंगे आप जीवन में। चलिए देखिए, अब देखिए अगर आपसे कहता कि भाई साहब कल को कंप्रेशन का सवाल आ गया तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंशन का आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो अगर P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए, इफ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपको बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, चाहे कुछ भी आ जाए, विद साइन आंसर आपको मिलेंगे। आपको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, माइनस P। अगर आप बिल्कुल दिमाग घर पे रख के जाना चाहते हैं कि मैं साहब फ्रिज में रख दूं, गोविंदा की पिक्चर चल रही मान लीजिए, तो एकदम ये है, इसको लगाइए आप सारे सवालों में, कंप्रेशन में चाहे एक्सपेंशन में, सब में लगा डालिए। लेकिन तभी लगाएंगे जब बाहरी दबाव कैसा हो, कांस्टेंट हो। अब मुद्दा उठता है दोनों में कैसे सही भैया, दोनों में कैसे सही, आओ समझे। मान लीजिए आप इसको एक्सपेंशन में समझाएं और एक बार इसी को कंप्रेशन में समझाएं, दोनों में यही आंसर है विद साइन। कैसे देख लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो मैंने आपको अभी पीछे समझाया, लिख लेते हैं फिलहाल एक साथ ही, जिससे कंपैरिजन हो जाए, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं कंप्रेशन, दोनों एक साथ लिख लेते हैं। देखिए अगर एक्सपेंशन की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी कि आंसर नेगेटिव आना चाहिए। कंप्रेशन की बात करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होना चाहिए, यानी कि आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। ये बात आपको पहले से पता है। अब चेक कर लेते हैं सब सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मान लीजिए एक्सपेंशन हुआ है ना, तो वॉल्यूम बड़ा होगा, यस। वॉल्यूम बड़ा होगा तो बताइए वॉल्यूम V1 से बदल के V2 हो गया होगा, ठीक बात है। V2 V1 से बड़ा होगा, यस। तो अगर V2 V1 से बड़ा होगा तो बताइए V2 माइनस V1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा V कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब वर्क डन अगर लिखते हैं मान लीजिए माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो इससे आपको सही जवाब कैसे मिल रहा है, तो आप कहेंगे देखो ये डेल्टा V कैसा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। कहेंगे ये P एक्सटर्नल कैसा है, पॉजिटिव है। माइनस लग गया तो वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। आपको नेगेटिव में आंसर चाहिए था, हाँ बिल्कुल वही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इससे डायरेक्ट विद साइन आपको आंसर मिल रहा है, यस। अगले में आ जाइए, कल को कंप्रेशन का सवाल आ गया तो भैया कंप्रेशन का सवाल हो गया तो वॉल्यूम घट रहा होगा, यस। तो मान लीजिए वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में V2 हो गया, पहले वाले को V1 मान लिया, दूसरे वाले को V2 मान लिया। अब बताइए V2 V1 से छोटा होगा, यस, कंप्रेशन हो रहा है, तो बताइए V2 माइनस V1 नेगेटिव आएगा, यस। तो डेल्टा V भी नेगेटिव आएगा। अब अगर डेल्टा V नेगेटिव आएगा तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही सेम फॉर्मूला को यही लगाना है। अब चेक करिए इससे कैसे साइन मैच करेगा। आप कहेंगे डेल्टा V इस बार कैसा भैया, नेगेटिव, देखो है ना, डेल्टा V इस बार कैसा, नेगेटिव, कंप्रेशन हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हो गया। P एक्सटर्नल कैसा है, पॉजिटिव, तो बताइए यहाँ माइनस लग जाएगा तो नेगेटिव ये और ये नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉजिटिव तो छोड़ दो, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या पॉजिटिव नहीं बन जाएंगे। तो वर्क डन किस में आ गया बताओ, पॉजिटिव आंसर दे रहा है।
तो बताइए क्या दोनों तरीकों से आपको आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है? तो आपको आज के बाद धरती पे कभी भी वर्क डन निकालना हो, अगर बाहरी दबाव कांस्टेंट है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ताबड़तोड़ तोड़ डालिए, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो। क्या साइन कन्वेंशन में अब कोई दिक्कत है किसी को? क्या किसी प्रकार की? अब नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर अब दिक्कत हो रही है तो आपका टीवी खराब है। अब मतलब दिक्कत हो रही, टीवी खराब, बहुत लंबे में खराब है, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा पार्ट खराब है, पूरा टीवी, समूचा टीवी खराब है। करे कोई उपाय गुरुजी? नहीं, पूरा टीवी खराब है तो क्या कर सकते हैं फिर? करे कोई सही नहीं कर सकता। अब उसी से काम चलाना पड़ेगा। देखिए जीवन उसी से कटेगा। अब अगला सवाल, अब हम लोग धीरे धीरे इस पे कैलकुलेशन, इतना देख लीजिए, यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी बातें हो चुकी हैं। वर्क डन के आपने साइन कन्वेंशन हीट के समझ लिए, है ना, आप हीट समझ चुके हैं, वर्क समझ चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ चुके हैं, और आप वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझ चुके हैं, और यहां आपने मैग्नीट्यूड निकाला, फिर आपने साइन कन्वेंशन भी समझ लिया। इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब उसका अगला पॉइंट आता है कि भाई क्वेश्चन, आओ लगाएं सवाल। तो मैं एक सवाल यहां पे लिख रहा हूं, जल्दी से उसको पढ़िए। अच्छा, उसको भी लगाने के लिए मैं एक कंसेप्ट पहले आपको बता देता हूं, नहीं तो फिर आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा पहले। मान लीजिए ऐसा ग्राफ बना दिया उसने, एक कंसेप्ट बता देता हूं पहले। मान लीजिए उसने कहा कि साहब चलो ये तो वाला वर्क डन तो समझ में आ गया, हमें निकाल लेंगे इस तरीके से, है ना, V1 पुट कर देंगे, V2 पुट कर देंगे, निकाल लेंगे इस तरीके से, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, निकाल लेंगे, ये तो ठीक है। मान लीजिए ग्राफ ऐसा बना दिया उसने कुछ, यहाँ पे उसने प्रेशर लिया, यहाँ पे उसने वॉल्यूम लिया, और आपको ऐसा ग्राफ बना के दे दिया। ये कहता है ये ग्राफ है, इसके अंदर वर्क डन निकालो। ठीक है, अब सवाल उठता है भैया इस ग्राफ के अंदर वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन निकाल तो लेंगे, वो पूछेगा कहां से कहां तक वॉल्यूम बढ़ा है, तो आप यहाँ देख लो, यहाँ V1 था और यहाँ वॉल्यूम V2 हो गया, V1 से V2 के बीच में आपको वर्क डन निकालना, करना ठीक है बात है। अब सवाल उठता है कि भाई साहब इसमें देखिए जो प्रेशर है वो लगातार वेरिएबल है। अभी जो पीछे चल रहा था उसमें प्रेशर कैसा था? कांस्टेंट था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ अगर आप बैठ के लगा देंगे -P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो फिर आपका हो जाएगा कोर्स कंप्लीट। तो यहाँ देखिए प्रेशर वेरिएबल है, तो जब प्रेशर वेरिएबल वाली प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे? तो उसमें कंसेप्ट आप लगाएं, एक छोटी सी स्ट्रिप काट लें। क्या करें? एक छोटी सी स्ट्रिप काट लें यहाँ पे। तो जब आप एक छोटी सी स्ट्रिप काटेंगे तो बताइए यहाँ पे ये जो छोटी सी स्ट्रिप काटी है इसका वॉल्यूम कितना है? dV, डिफरेंशियल V। तो आपने डिफरेंशियल V लिया, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो प्रेशर वैसे तो वेरिएबल है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ के लिए थोड़ी देर के लिए प्रेशर थोड़ा सा, बहुत ज्यादा बदलाव थोड़ी महसूस करेगा। क्या यहाँ से जो डिफरेंशियल V आपने एक्सपेंशन किया है, क्या इतने में प्रेशर बहुत ज्यादा बदल जाएगा? नहीं, देखिए यहाँ पे तो प्रेशर लगभग कांस्टेंट है, बहुत छोटा सा आपने हल्की सी स्लिट काटी है। तो इसका मतलब ये जो आपने हल्का सा डीवी वॉल्यूम लिया हुआ है, इसमें प्रेशर लगभग कांस्टेंट ही होगा। तो आप कहेंगे इसके अंदर जो ये आपने हल्का सा स्लैब काटा है, इसके अंदर आप वर्क डन निकाल लें, उसे डिफरेंशियल वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? डिफरेंशियल वर्क, बराबर। तो बताइए अगर आपसे पूछा जाए मॉड ऑफ डिफरेंशियल वर्क कितना आया, तो आप कहेंगे मॉड ऑफ डिफरेंशियल वर्क आ गया पीडीवी। तो इसका मॉड ले लो भाई, ये हो गया मॉड ऑफ डिफरेंशियल वर्क। अब अगर आपको चाहिए पूरा कंप्लीट वर्क, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे इस बार, तो इस बार आपको इंटीग्रेशन लगाना होगा क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है। जब प्रेशर वेरिएबल होगा तो आपको इंटीग्रेशन लगाना होगा। अब इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे भी W लगा देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ इंटीग्रेट करोगे, यहाँ भी करोगे, तो इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा W, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल P dV। फिर आपको साइन कन्वेंशन लगाने हैं, तो आप साइन कन्वेंशन में क्या लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ P एक्सटर्नल लिखेंगे। साइन कन्वेंशन आपको समझा चुका हूं मैं पीछे। तो जैसे ही आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना भैया? ये हमेशा यूज कर सकते हैं, ऑलवेज ट्रू। कोई पूछे ये कब सही है, तो आप कहेंगे हमेशा सही है, ऑलवेज करेक्ट। कभी भी यूज कर सकते हैं आप, कहीं भी किसी भी प्रोसेस में, है ना। आपको एडियाबैटिक में लगाना यही लगेगा, आइसोथर्मल में लगाना यही लगेगा, एकदम जनरल कंसेप्ट है। तो आपको आइसोबारिक में, आइसोकोरिक कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको। कहीं कब लगा सकते हैं? जब प्रेशर कांस्टेंट या वेरिएबल, कह दो जब इच्छा हो तब लगाओ। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अपने आप इससे बाहर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा, P एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट होगा तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा P एक्सटर्नल। अंदर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? dV का, तो वो अपने आप आपको ये दे देगा। समझ में आ रही बात? तो ये फॉर्म तब अपने आप बन जाएगा जब ये कांस्टेंट होगा। आप जनरल बात करें तो जनरल बात तो ये ऑलवेज करेक्ट है, 100% वैलिड इन ऑल प्रोसेस, वैलिड इन ऑल प्रोसेस। तो आपको हर प्रोसेस में ये लगाना है अगर आपको कंसेप्ट समझना है। अच्छा, एक और बात, जब आप ये करते हैं तो बताइए एक तरीके से आप इंटीग्रल y dx तो कर रहे हैं भाई, बाकी तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर आप
बाकी तो साइन है ना। तो मेन तरीका आप समझे, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकल रहा है, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रल y dx ही तो निकालना है। जैसे एक ग्राफ है, उसमें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो बताइए आप इंटीग्रल y dx अगर करते हैं और एक लिमिट लगाते हैं तो फिर वो क्या है, वो एरिया अंडर द कर्व ही तो है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल पाऊं, है ना, निकालना अगर आसान हो तो फिर आप वो भी निकाल लीजिए, उससे भी आपको वर्क डन का आइडिया लग जाएगा। तो बताइए वर्क डन निकालने के लिए टोटल कितने तरीके आपके पास आ गए, 3 तरीके, है ना। तो मुझे भाई साहब वर्क डन निकालने के मेरे पास टोटल कितने तरीके, तो आप कहेंगे 3 तरीके। कंक्लूड कर लेते हैं, फिर सवालों पे चलते हैं। 8 नंबर स्लाइड पे कंक्लूड कर लेते हैं। कहना मेरे दोस्त कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन सिखाओ मेरे को। मैं उससे कहूंगा कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन करने के 3 तरीके होते हैं। कहना कौन कौन से, कहना नंबर 1 तरीका होगा कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप तो ये लगा के आ जाइए, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी और कहानी खत्म है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ये लगाइए, एकदम सही है हमेशा के लिए, है ना। तो कहेंगे ये कब कब सही होता है, कह रहे हमेशा सही होता है। पी एक्सटर्नल वेरिएबल है तब भी सही, कह रहा तो कांस्टेंट में तो सही हो ही जाएगा भाई, वेरिएबल है तब सही, तो कांस्टेंट में तो अपने आप सही हो जाएगा ना, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीवी बन जाएगा, उसको डेल्टा भी लिख देंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे किसमें सही है, कहेंगे इन ऑल प्रोसेस। कहना इन ऑल प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक आइसोथर्मल सब में, ठीक है। तो ये 100% करेक्ट हो गया। फिर आपसे कहता है और बताओ, करे सब बढ़िया, करेंगे वो नहीं कंसेप्ट, तो हालचाल थोड़ी पूछा है। कहेगा फिर अगर मान लो पी एक्सटर्नल कभी कांस्टेंट आ जाए तो, है ना, अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट आ जाए तो कहेंगे भाई साहब लगा तो आप यही सकते हैं, वो बाहर आ जाएगा अपने आप, है ना, कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। कह रहे नहीं मेरे को एक फॉर्मूला दे दो, तो आप कहेंगे भाई साहब जैसे ही कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, लगा तो आप यही रहे ना, बस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो मामला ऐसा बन जाएगा। अंदर क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रल डीवी लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे v1 से v2, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल और डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, तो यहां आ जाएगा v2 माइनस v1 और इसको आगे चल के आप लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा v। तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए भैया जो पहले बताया गया था। लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब, इसकी लिमिटेशन है, ये आप सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब पी एक्सटर्नल कैसा हो, कांस्टेंट हो। इट इज वैलिड, तो यहां पे एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा, इट इज वैलिड ओनली व्हेन पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है। फिर आपसे कहते हैं भैया और कोई तरीका, कहने अगर मान लो ग्राफ बना के दे दूं मैं आपको तो एक और सवाल आएगा। देखिए 3 प्रकार के सवाल आते हैं इन कंसेप्ट पे। तीसरा सवाल सुनिए, तीसरा सवाल आएगा, कहेगा भाई साहब मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, कहें फिर क्या करें, अगर पीवी ग्राफ आपको मिल जाता है तो आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। अगर आपको पीवी ग्राफ मिल जाता है तो आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए, और जो एरिया अंडर द कर्व होगा, अब आप सोच रहे हैं कि ग्राफ तो हमेशा ही मिलता है तो हमेशा एरिया अंडर द कर्व क्यों नहीं निकालना है, ऐसा ख्याल आपके दिमाग में हो सकता आया हो। कह रहे ग्राफ तो हमेशा ही मिल जाएगा तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा ही निकालना है। क्या सही ख्याल आया, क्या लगता है आपको? कितने लोग कहते हैं सही ख्याल आया, ठीक तो है, एरिया अंडर द कर्व ग्राफ मान लो आपको दे दो हमेशा तो आप एरिया अंडर द कर्व निकालें। अच्छा क्या गलत है इसमें? कह रहे नहीं क्या गलत है फिर इसमें, हाँ बताओ गलत क्या है फिर इसमें। अच्छा पीवी, चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हर सवाल में आपको पीवी का ग्राफ तो बना ही सकता है ना। मान लो मैं आपसे कह दूं कि उससे मांग लो कि भाई साहब पीवी का ग्राफ दे दो मेरे को हर सवाल में, है ना, तो बताइए अगर हर सवाल में पीवी का ग्राफ आपको दिलवा दिया जाए तो क्या आप एरिया अंडर द कर्व से सॉल्व कर लेंगे हर सवाल में? अब सुनिए ध्यान दीजिए, हर सवाल में आपको ग्राफ मिल ही नहीं सकता। देखिए कुछ भी लिख रहे हैं जनता, यही होता है, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, सुधारिए इसको। और बहुत लोग नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपको जो पढ़ा लिखा रहे हैं बचपन से उनके भी नहीं क्लियर है। तो मुद्दा ये कि मेरे दोस्त, तो आपकी समस्या नहीं, समस्या वहां शुरू हुई है, तो ऊपर लेयर से दिक्कत है। तो मुद्दा ये कि ग्राफ तो हमेशा, आपको कहना चाहिए था ग्राफ तो हमेशा मिल ही नहीं सकता। आपको क्या कहना चाहिए, ग्राफ तो हमेशा मिल ही नहीं सकता, ग्राफ तो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलता है। ध्यान दीजिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति को तुरंत पहली बात बोलेगा, आज का पहला हो चुका है, खाता खुल चुका है, मुबारक हो। ग्राफ सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं। हेलो, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ग्राफ आपको सिर्फ रिवर्सिबल, दुनिया में जब ग्राफ बनते हैं ना, कहीं भी आपको ग्राफ बना दिया कोई, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ 2 डॉट मिलते हैं, 2 पॉइंट, इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज, वहां आपको ग्राफ मिलता है नहीं। तो मेरे दोस्त एरिया अंडर द कर्व तो आप तब लगाओगे ना जब आपको ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ आप हमेशा आपको मिलेगा ही नहीं। अभी आप समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा कि रिवर्सिबल में ग्राफ क्यों मिलता है, इरिवर्सिबल में ग्राफ क्यों नहीं मिलता है, और जब ग्राफ नहीं मिलता है तो फिर वर्क डन कैसे निकलता है, ग्राफ नहीं मिलता है तो वर्क डन कैसे निकलता है, इस सब पे चर्चा होगी। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, रिवर्सिबल में ग्राफ क्यों मिलता है, इरिवर्सिबल में ग्राफ क्यों नहीं मिलता है,
है ना। और इरिवर्सिबल में अगर ग्राफ नहीं मिलता है तो फिर वर्क डन कैसे निकाला जाता है, उसका क्या क्या तरीका होगा, ठीक है। इन सब पे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, जिंदगी में कंसेप्ट सुधारिए कि ग्राफ आपको हमेशा किसका मिलता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। तो वहीं आप एरिया अंडर कर्व की बात कर सकते हैं, इरिवर्सिबल में आप ये बात कर ही नहीं सकते हैं, है ना, ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। इतना सबको क्लियर? ये तो मैंने जीवन पहली बार सुना है ना, बहुत सारी चीजें जीवन में पहली बार होंगी, आदत डाल लीजिए। थर्मो में तो बहुत ज्यादा ही होंगी, क्योंकि क्या, थर्मो मैंने आपको पहले कहा कि 11th का सबसे उलझा हुआ टॉपिक है, और ये लोगों का 12th में भी नहीं सुलझता है, क्योंकि जनता उसी तरीके की है, एकदम फॉर्मूले याद करा देंगे चार। तो बताइए, अगर आपसे कहता है कि वर्क को समझाओ, तो वर्क को आप एक शीट में ये समझाएंगे, कहेंगे पहला कंसेप्ट ये हमेशा वैलिड है, ये आपको तभी लगाना है जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो, और तीसरा तरीका है, अगर आपको ग्राफ मिल जाए तो एरिया अंडर द कर्व लगा लीजिए, अगर लगा हुआ है, और अगर के पीछे क्या वो मैंने आपको बता दिया। अगर मुझे भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो ग्राफ बनाते हैं, आओ बनाए ग्राफ। एक सवाल देता हूं मैं आपको, अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, जल्दी से इसको देखिए और लगाइए। मान लीजिए कहता है ये पीवी एक्सेस है, एक ये पी है और एक वी है, और इसमें आपको कुछ पॉइंट में दे रहा हूं, जैसे यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए 1 2 3 2 3, ठीक है। कैसे से पढ़ा 1 2 3। अब देखिए यहां पे ले लीजिए 2 और 4 6 2 4 6। अब देखिए यहां पे क्या करिए, आप एक पर्टिकुलर, मैं आपको दिखाता हूं, एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने ग्राफ बना दिया है ना। अब एक पर्टिकुलर ग्राफ आपने बना दिया और उसमें आपको चर्चा करनी है। चलिए देखिए, तो पहले एक आसान सवाल ले लेते हैं। चलो मान लीजिए हम यहां पे थे, ठीक है, और यहां से चल के आप पहुंचे यहां पे, देख लीजिए। तो मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऐसे चले गए। दोनों पॉइंट आपको दिखा देता हूं कौन कौन से। देखो एक पॉइंट है आपका ये वाला, दूसरा पॉइंट है आपका 4 वाला ये, और मान लीजिए इधर बना दे तो 3 वाला, ठीक है। चलिए भाई ये हो गया। आपसे कहता है कि ये जो आपने 2 पॉइंट दिखाए ये क्या है, कहेंगे ये एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है। इसको आप बोल दीजिए कुछ 1, इसको या ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए। ऐसे एरो दिखा देते हैं। एरो दिखाने का मतलब समझ रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा प्रोसेस दिखाया है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको एक ग्राफ दे दिया मैंने, ए से बी प्रोसेस किया मैंने, ठीक है। आपको बताना क्या है, तो पहले एक सवाल आसान से शुरू कराया मैंने, तो आपको बताना क्या वो जरा समझ लीजिए। पहले तो ये हटा दूं मैं, डॉट 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 कर दूं, नहीं तो कहेंगे ये भी ग्राफ में लगा गया। ठीक है, अब सही है। अब आपको बताना क्या है कि जो ए से बी है उसमें कितना वर्क डन हुआ है। वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से लगाना शुरू करिए, ए बी सी डी। जिसका होता जाए वो लोग लिखते जाएंगे पोल। करें पोल, जिसका होता जाए अंगूठा दिखाते जाइए, पोल लिखते जाइए। चलो स्टार्ट। किसी बातें लिखते तुम लोग। अच्छा इधर प्रेशर एटीएम में, ये तो समझ गए होंगे आप, इतने समझदार तो आप ही हैं। और वॉल्यूम यहाँ लीटर में, तभी आंसर उससे पूछा गया। कह रहे मैं बहुत फास्ट लर्नर हूं सर। आजकल एक केशव की दीदी और आ गई है।
अच्छा, कुछ तो प्रोफाइल बना बना के आते हैं भाई साहब, उनका समझ नहीं आता महिलाएं पुरुष हैं। 45%। कौटिल्य निहारिका पंखुड़ी, शकल लगाएंगे महिला की, नाम लिखा पुरुष का, या इसका विपरीत। अब देखिए, तो ये चल रहा है मामला। अब आपको बताना है, देखिए इसमें कंफ्यूजन कही तो ये ए से बी, देखिए ये प्रोसेस हुआ। अब ये प्रोसेस हुआ तो बताइए, इसमें आपको ग्राफ दे दिया। जब ग्राफ दे दिया तो आप बताइए कौन से कंसेप्ट से खत्म कर लेंगे। आपको ग्राफ दे दिया तो भैया एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, खत्म करो सवाल को। तो बताइए आपको क्या निकालना चाहिए, एरिया अंडर द कर्व। इस ग्राफ के नीचे एरिया अंडर द कर्व कितना निकलेगा, निकाल लेंगे। देखिए ये ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व ये हो गया। तो अगर ये एरिया में निकाल लो, मेरा काम हो जाएगा। हेलो, पॉइंट समझ पाना? तो अगर ये एरिया निकाल लो मैं कुछ करके, तो बस मेरा काम हो गया। थोड़ी सी मैथ्स आपको लगानी, ट्रेपेजियम बन रहा है, कहीं ये क्या होता है भैया। ये अगर आपको नहीं समझ में आता, दो पार्ट में तोड़ लीजिए। देखिए, तो एक पार्ट ये ले लीजिए। चलिए, कहीं बोला होगा मनी मन की क्या होता है। तो मान लीजिए आपने एक ये ले लिया, एक ट्रायंगल ले लो, इसका एरिया निकाल लोगे, फिर बच गया ये, फिर ये रेक्टेंगल ले लो, इसका एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो ये ठीक है, ऐसे कर लो, कर लेंगे। आपको इसके नीचे पूरा निकालना है, तो ये जो शेडेड है इसका निकालो, और बचा हुआ जो ट्रायंगल है इसका निकाल लो, दोनों को उठा के जोड़ दो। तो पहले इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, और दोनों को उठा के जोड़ देते हैं, तो आपको इसके नीचे का एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। क्लियर सबको, करना शुरू करें। चलिए, तो कम ही लोगों का सही हुआ था, कितने परसेंट लोगों का सही हुआ था अभी मैंने देखा नहीं। 48%, 45%, ठीक है। तो समझ लीजिए जरा कंसेप्ट, क्या गलती कर रहे हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो आपको ट्रायंगल मिल रहा है, एक आपको रेक्टेंगल टाइप का मिल रहा है, तो दोनों का एरिया निकाल करके जोड़ दें। तो सबसे पहले ट्रायंगल पे आ जाइए। ट्रायंगल पे आएंगे तो बताओ 1/2, ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, 1/2 बेस का बेस की डिस्टेंस इनटू हाइट। तो बताओ बेस कितना है, ये निकाल लो बेस। देखो ये 1 से 3 है, तो 1 से 3 मतलब ये गैप 2 का हो गया। देखो 1 से 3 के बीच में गैप कितने का होगा, 2 का। तो ये हो गया 2, और यहां से यहां तक देखो 2 से 4 जा रहे हैं, तो ये हो गया 2, तो ये भी 2, ये भी 2, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्लस ये जो इसका निकालो जरा। इसका कैसे निकालोगे, देखो ये कितना है, ये देखो 0 से 2, ये हो गया 2, और ये कितना है, ये 1 से 3 यानी कि ये भी 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, तो आ गया रेक्टेंगल, नहीं स्क्वायर आ गया, जैसा भी आ जाए वो तो आप देख लेंगे ना, जो भी मतलब दिखने में तो अलग लग रहा है, डायमेंशन थोड़ी गड़बड़ बन गई। ठीक है, तो आप समझ गए बात की, भावनाओं को समझ गए ना। तो आप यहाँ 2 इंटू 2 कर लीजिए। ठीक है, जो भी बन रहा हो डिजाइन, जैसा भी डिजाइन बन रहा हो तो बना लेंगे। तो कुल मिला के आपको दिख जाएगा कि भैया क्या एरिया अंडर द कर्व है, वो निकाल लीजिए, सबको उठा जोड़ दीजिए। जब सबको आप जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा इससे, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4, ये आंसर आ जाएगा 6। और फिर आंसर आ जाएगा किसमें, लीटर एटीएम में। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम आपने लीटर में लिया और प्रेशर आपने एटीएम में लिया। एक बात, दूसरी बात बताइए आंसर कैसे लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, चेक करिए। देखिए वॉल्यूम पहले यहां था ना 1 से, फिर आप यहां गए, एरो इधर बनी है, तो 1 से 3 जा रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है। यानी कि सवाल किसका है, सवाल एक्सपेंशन का है। और जब सवाल एक्सपेंशन का होगा यानी कि वर्क डन बाय द गैस होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम का आंसर आप नेगेटिव में देंगे। तो मैंने आपको सिखाया था ना, पहले आप सॉल्व कर लें, मैग्नीट्यूड निकाल लें, फिर अगर वर्क डन बाय द गैस है तो आप नेगेटिव में आंसर दे, तो खत्म हो गया। ये भी एक तरीका हो सकता है। कितनों को समझ में आ गई बात, फटाफट तोड़िए, नेक्स्ट सवाल पे चलो। फिर थोड़ा सा कठिन करते हैं जरा मामले, हालांकि कह रहे हैं ये तो मेरे लिए ये भी कठिन था। ठीक है, थोड़ा सा और कठिन करते हैं, अगर ये कठिन था तो 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर में आपको फिर से एक सवाल दे रहा हूं। तो मैं आपको हर प्रकार का सवाल क्लास में लगवा दूंगा, आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कई लोग पूछते हैं मैं कौन सी किताब पढ़ूं, है ना, आप सिर्फ मुझे पढ़िए, मैं ही किताब, मैं ही सवाल, मैं ही जवाब, मैं ही यकीन, मैं ही ख्याल। तो मतलब जस्ट फॉलो मी कंप्लीटली। तो आप मुझे ही फॉलो कर लेंगे, उसमें अगर आपने मुझे 50% भी समझ लिया, 50% भी अगर आपने मुझे समझ लिया अच्छे से, तो आप बहुत कुछ समझ गए जीवन में। ये 1 2 3 ये लीटर है एटीएम। ठीक है, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं कि कौन सी किताब पढ़ूं, कुछ नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री गारंटी मेरी है, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी, खोलनी भी नहीं है। बंद है तो वैसे ही रहने दीजिए, उसको संदूक में रख दीजिए। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं पता लगा उसमें नहीं करके आपने मना कर दिया भैया, उसमें कर लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो डायरेक्ट लाइंस आ जाती हैं, तो उसमें तो कर ही लेना।
ठीक है, ये काम मैं फिजिकल के लिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सब कवर कर देता हूं। अच्छा, इसका कहने का ये मतलब नहीं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं यही करा देता हूं ना, तो आपको वहां जाने की क्या जरूरत है फिर? वो सब यही हो जा रहा है, सब खत्म यही हो जा रहा है, तो बस यही पढ़ लो, खत्म हो जाएगा, सारे पॉइंट मैं कवर कर देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार के होते हैं देखिए मास्टर, एक होता है कि भैया थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा तुम पढ़ लेना, और तो तुम क्यों पढ़ा रहे हो फिर, पैसे लिए। चलिए, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी। अब ये लगाइए, इससे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि भैया आपको समझ में आई बात या नहीं आई। तो एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, चलो भाई शुरू करें। क्या निकालना है वो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, वर्क डन। फिर कहां से कहां पे निकालना है वो बताओ बस तुम। तो आपको जो देखिए दिखा रहा है, ए से पहले बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से ए गए, ये प्रोसेस है, ठीक है, एरो बनी हुई है, ठीक है। आपको वर्क डन पूछ रहा हूं मैं कई सारे, और आपको एक ही करके सारे वर्क डन निकालने हैं। चलिए, नंबर 1 सवाल क्या है, अब इसके पार्ट है कई सारे, है ना। पहला पार्ट, वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन ए टू बी, ठीक है। सेकेंड सवाल आपको निकालना है वर्क डन बी टू सी, है ना। ऐसे लिखा जाता है, बीसी लिख दिया तो हो गया बस, अब समझो बैठ के क्या निकालना है। तीसरा आपको लिख देगा वर्क डन सी टू ए, और चौथा आपको निकालना वर्क डन ए बी सी ए, ठीक है भाई। चार सवाल 4 ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, जल्दी से करिए, पोल शुरू कर रहा हूं मैं, लगाना शुरू कर लो फुर्ती में एकदम। चलिए, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, 2 मिनट में आप चारों सवाल लगा के रखिए, ठीक है, रेडी, ठीक। पोल शुरू करें, हेलो, लगा ली सबने, रेडी, पहले का पोल शुरू हो रहा है। चलिए, अब एक एक चारों लगा लेंगे मेरे ख्याल से ना, चारों का पोल शुरू कर रहा हूं एक एक करके, ठीक है। चलो, पहले का सवाल, वर्क डन ए टू बी, इसका पोल करा रहा हूं, 4 ऑप्शन है, स्टार्ट। चेक करिए आपके कितने सही हुए,
चारों में से। अगला रेडी रखो, बिल्कुल फटाक से पोल शुरू होगा, जैसे ही खत्म अगला पोल शुरू। एकदम रेडी रखो दिमाग में आंसर, निकाल लिया तो। चलो भाई, एक पोल खत्म, 4 पोल होंगे खटाखट। पंखुड़ी वर्मा, निहारिका, प्रियांशु भारती। चलिए नेक्स्ट पोल। वर्क डन निकालना है इस बार बी टू सी, 4 ऑप्शन। पोल स्टार्ट। %78, 77, लगातार गिरावट दर्ज होती हुई। %76। नेक्स्ट पोल, पंखुड़ी, निहारिका, सत्या। अगला पोल शुरू है वर्क डन C2A। C2A के लिए 4 ऑप्शन। रेडी? ओके, स्टार्ट। लो भैया, निहारिका, प्रियांशु, सुकृति। आखिरी पोल वर्क डन ABCA। ठीक है, पोल स्टार्ट। अब ये सबसे जबरदस्त पोल था, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। आखिरी वाला जो अभी हुआ है वो तय कर देगा, वो आपकी दिशा तय कर देगा जीवन की। आपको लग नहीं रहा एक पोल में जिंदगी कैसे तय कर सकता है, कर सकता है। क्योंकि वो पहचानने में मदद करेगा कि आपका डैश क्या है। किधर समझ गए? समझ गए अपना डैश पहचाना कि नहीं पहचाना आपने? एक होता है समझदार, एक होता है अखंड समझदार। हाँ, आप अखंड समझदार है, आपका खुद से कंपटीशन है, कोई हरा नहीं सकता आपको दुनिया में। निहारिका, प्रियांशु, अतुल चौधरी, कोई नहीं हरा सकता आपको। कह रहे मैं अमर हो गया इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, आप अपने से ही हारेंगे, मतलब कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपका लेवल ही अलग है, बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पे चल रहे हैं आप भैया। 3 ऑप्शन थे, तीनों के एक करके पोल करा दिए, सही आंसर तीनों के बता दिए। ABC लाइन से चल रहा है, एक ही बचा था, चौथा बचा था। इतना सामान्य ज्ञान तो आप लाइन से चल ही रहा है, तो चौथा ही होगा। कहने मुझे शक होता है। शक नहीं होता है तो मतलब पैदल हो भैया, पहचानो जिनका गलत हुआ भैया, पहचान जाओ। कोर्स कंप्लीट हो गया आपका, रिवीजन चालू करिए। देखिए, अगर आप A से B जा रहे हैं ऐसे, देखिए पहला वाला समझाना शुरू करो, सुनिए ध्यान से। A से B अगर आप जा रहे हैं ऐसे, तो अगर A से B जा रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के नीचे क्या एरिया अंडर द कर्व होगा? तो कितना एरिया अंडर द कर्व बताओ? 0। पहला वाला 0 हो गया, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, ये सबका सही होना चाहिए था कम से कम। चलो अगले पे आ जाओ, B to C, ये वाला। अब B to C आप जाने तो बताओ एरिया अंडर द कर्व ढूंढ लोगे? ये एरिया अंडर द कर्व देखो, दिख रहा भैया? ये वाला ये देखो, कच कच कच, ये वाला निकाल लोगे? ये B to C का हो गया। ठीक है, अब बताओ ये कितना है? 1 2 3 यानी कि 2। ये हो गया 2। और ये वाला कितना देखो, 1 0 से 6, तो ये हो गया 6, तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। तो 6 × 2 यानी कि 12। कर पा रहे हैं भैया? हेलो, तो यहां पे लिखेंगे 2 × 6 यानी कि 12। अब मुद्दा उठता है साइन कन्वेंशन क्या होगा। अब देखो आप B to C जा रहे हो ऐसे, तो एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस माइनस। ये मैंने आपको सिखा दिया पहले बहुत कायदे से। आंसर किसमें आएगा? लीटर एटीएम में। तो चेक कर लो, आंसर आ जाएगा -12 लीटर एटीएम। नेक्स्ट सवाल, तीसरे नंबर का ये। अगर आप निकालना वर्क डन C2 है तो C2 है ये वाला भैया। अब ये वाला तो इसके नीचे एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? ये वाला। आपको ट्रेपेजियम अगर नहीं समझ में आता तो आप 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, है ना? 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, इसका एरिया निकालना आपको। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल निकाल लो, 1/2 बेस इनटू हाइट, और एक ये वाला बचा हुआ ये निकाल लो, जितना भी है। ठीक है, तो इन दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए निकालते हैं जरा, पहले ट्रायंगल का निकालते हैं। ट्रायंगल कैसे निकालोगे? 1/2
है ना। ये ट्रायंगल का निकालना है आपको। तो बताइए ये कितना है, ये 2, ये कितना है 2 से देखो 6, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 4, देखो ये 4 है, ये 2 है, तो 4 इंटू 2 बेस और इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। प्लस पता है ये कितना 2, ये कितना, ये भी 2, तो 2 इंटू 2। सॉल्व कर लो इसको, 2 से 2 कट गया भैया, तो बन गया 4 और प्लस 4, यानी कि आंसर आ गया 8। अब मुद्दा है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। चलो ये तो आ गया, साइन कन्वेंशन क्या होगा बताइए। इस बार क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, देखो वॉल्यूम घट रहा है ना भाई, ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ। तो अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, इसका मतलब साइन कन्वेंशन पॉजिटिव चलेंगे। ये आंसर है तीसरा वाला। चौथा आपको समझ में आ गया, चौथा कौन सा आंसर फिर। अब चौथा निकालने के कई तरीके हो सकते, देखिए ए से बी आप गए, थोड़ा जितना काम किया वो लिख लीजिए। बी टू सी गए, कितना काम किया, 5 फंक्शन है ना भैया, तो बी से सी गए कितना काम किया वो लिख लो। सी टू ए गए, कितना काम किया वो लिख लो। सारे काम जोड़ दो, आपको टोटल काम मिल जाएगा। निकालिए जरा, पहला वाला कितना वर्क डन है, देखो पहला वाला कितना आया 0, तो पहले वाले का आंसर आया 0। दूसरे वाले का आंसर आया -12 लीटर एटीएम। तीसरे वाले का आया +8 लीटर एटीएम। सबको उठा के जोड़ दो, तो पहला वाला 0, दूसरा वाला -12, तीसरा वाला 8, सबको उठा के जोड़ोगे आंसर कितना आएगा -4। तो -4 लीटर एटीएम ये फाइनल आंसर हो गया। चौथा वाला जो मैं आपको कह रहा था कि एक ही बचा है। ठीक है, तो चारों आंसर, कितने को चारों आंसर समझ में आ गया, कितने को चारों आंसर समझ में आ गया। यहां से एक और बहुत तगड़ी बात है, क्या आप समझ पा रहे हैं वो तगड़ी बात कौन है, बता दीजिए तो मान जाओ भाई साहब का चलने लगा है। एक तगड़ी बात और आ गई यहां से, क्या प्रूव हो गया यहां से, इस पूरे कंसेप्ट से एक बहुत तगड़ी बात प्रूव हुई है। क्या क्या क्या, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। वेरी गुड, एक ने सही बोला, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। ये प्रूव हो गया। क्या, कैसे प्रूव हुआ, मैंने कहा था ना, मैं जब पहले पढ़ा रहा था याद करिए, मैं कह रहा था वर्क डन पाथ फंक्शन है, मैं आगे साबित भी कर दूंगा। तो मैं इसी समय, सही समय का इंतजार, देखिए हर चीज सही समय पे होती है। मेरा सही समय कब आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, चेक करिए, ये साइक्लिक प्रोसेस है। देखिए घूम के यहीं आ गया। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर होती है। हेलो बताइए ये कौन है, इनिशियल स्टेट, और घूम के आप यहीं आ गए, तो यही क्या है, फाइनल स्टेट। तो आप कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस है, इनिशियल स्टेट यही है और फाइनल स्टेट भी यही है। तो अगर दोनों स्टेट यही है तो बताइए इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो मेरे को एक बात बताना जरा, साइक्लिक प्रोसेस अगर चल रहा है और इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर है, तो जितने भी स्टेट फंक्शन है, अभी जितने भी स्टेट फंक्शन है उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों मैच कर रही है, तो जो स्टेट फंक्शन की वैल्यू यहां होगी इनिशियल पे, घूम के आप यहीं आ रहे हैं, तो फाइनल पे भी वही होगी। समझ में आ रही बात। तो बताइए अगर कोई स्टेट फंक्शन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो वर्क डन अगर स्टेट फंक्शन होता तो उसमें भी कोई नेट चेंज नहीं होना चाहिए था। तो वर्क डन तो नेट में 0 आना चाहिए था अगर वो स्टेट फंक्शन होता। तो अगर वर्क डन स्टेट फंक्शन होता तो आंसर 0 आ रहा होता, क्योंकि नेट में साइक्लिक प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्क डन का आंसर 0 नहीं आया, वर्क डन का आंसर 0 नहीं आया, इसका मतलब वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। क्योंकि अगर वो स्टेट फंक्शन होता है ना, अगर वो स्टेट फंक्शन होता उसमें चेंज कैसा होता, 0। तो वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। यहां से बात साबित हो जाती है। कितने को समझ में आ गया, फील आ गया कंसेप्ट, एक सवाल भी लग गया आपके पास और एक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। क्लियर है मामला, चले आगे। ताबड़तोड़ थोड़ा करिए भैया, थोड़ा सुस्ती मिटाओ, सुस्ती मिटाओ, मलहम लगा के आया करो पहले। क्या बहुत सुस्ती है शरीर में, बहुत ही फास्ट लर्नर हूं सर, लेकिन सुस्ती मुझे जीने नहीं देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, वर्क डन 0 नहीं आया, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम थी, साइक्लिक प्रोसेस था, फिर भी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये पाथ फंक्शन है। हेंस प्रूव्ड। एक सवाल और लगाएंगे एक सवाल और लगाएंगे, ये इसकी कंसेप्ट को एक और समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपको 11 नंबर में एक और कंसेप्ट बताता हूं तगड़ा। यहां पे आपने कहा 0 निकालूंगा, फिर -12 निकालूंगा, फिर 8 निकालूंगा, फिर तीनों को जोड़ूंगा, फिर ये आंसर आएगा। मान लीजिए वहां सवाल आ गया, केवल ये चौथा सवाल है, बाकी नहीं है, मान लो कहता है ये सब मत निकालो, रखो अपने पास, तुम तो ये बता दो। अब मान लीजिए आंसर आ गया ABCA का, ये सवाल आ गया, ये साइक्लिक प्रोसेस है ABCA, ठीक है। अब कहता है इसका वर्क डन निकालो। अब आप लगे भाई साहब पहले ये निकाल लें, फिर ये निकाल लें, फिर ये निकाल लें, फिर तीनों को जोड़ रहे हैं, फिर आंसर आपका तभी तो आएगा ना, ये जोड़ने के बाद फिर आपका आंसर आ रहा है। इतना करने के बाद अगर आप ये आंसर निकालेंगे चौथा वाला, तो फिर फॉर्म नहीं आ जाएगा चौथे वाले में। तो चौथे वाले को जल्दी निपटाने का तरीका सुनिए। जी क्या कहता है, जल्दी निपटाओ, एक लाइन में इतना टाइम नहीं होता वहां पे। आइए समझे, अगर कभी भी आपको साइक्लिक प्रोसेस का सवाल मिल जाए और आपको वर्क डन निकालना हो, ठीक है,
तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो साइकिल का एरिया होता है। किसका एरिया होता है? साइकिल का एरिया। तो आप साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन अगर कभी निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ साइकिल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ साइकिल निकाल लेंगे, जो एरिया ऑफ साइकिल आएगा, एक मिनट में जरा कॉल आ रहा बहुत देर से। अच्छा अच्छा ठीक है, चल रहा है, इसका चलता ही रहता है। एसी ले लो, फ्रिज ले लो, करता रहेगा। इसको लगता है कि मेरे पर पैसे हैं। समझ रहे हो? तो देखिए वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस निकालना है आपको, तो एरिया ऑफ साइकिल निकाल लो। तो एरिया ऑफ साइकिल निकाल लो, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, इसको नहीं पता मैं ऑल्टो चलता हूँ, ऑल्टो केटन ऊपर बरसाती लगा के कभी कभी खोल लेता हूँ मैं जब बरसात होती है। रोज फोन करेगा, क्या आप लोन ले लीजिए। अब मुद्दा है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। यहां से देखो साइकिल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, वहां तक तो ठीक है। साइकिल का एरिया निकाल लेंगे, वर्क डन आ जाएगा। अब मुद्दा उठता है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वो देख लेंगे, उससे साइन कन्वेंशन आ जाएगा अपने पास। क्योंकि ध्यान दीजिए, साइन तो आपको तब मिला, यहां पे साइन आपको तब मिला जब आपने 0, -12 और +8 इन तीनों का साइन लगाया सही, तब आपको इसका साइन सही मिला। अब आप डायरेक्ट करना चाहते हो, ये करना ही नहीं चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो आप साइकिल का एरिया निकाल लो। फिर मुद्दा होता है प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं। तो आप कहेंगे भैया अगर क्लॉकवाइज साइकिल जा रही हो, है ना, घड़ी की सुइयों की दिशा में ऐसे टक 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 टक, तो फिर आप लगा लेना वर्क डन नेगेटिव। और अगर अपोजिट दिशा में जा रही तो पॉजिटिव लगा लेना और निकाल लेना चुपचाप बाहर, बिना किसी से बात किए। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे इसका ऐप देखते हैं आप। इसका ऐप देखें तो बताइए, पीछे एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ है। यस, इस साइक्लिक प्रोसेस का क्या अंदर का साइकिल का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल। बताओ कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल निकाल लो इसका, ट्रायंगल का। बताओ ट्रायंगल का कैसे निकालूंगा? 1/2, ये हाइट कितनी, ये कितनी, 4, देखो ये 4, और ये कितनी डिस्टेंस हुई, ये वाली, ये हुई देखो 2, तो देखो ये 4 है ना, ये 4, ये 2, तो 4 × 2 × 1/2 ट्रायंगल का निकल आएगा। देखो 1/2 इंटू ये कितनी होगी 4 और ये कितनी होगी 2, तो लिख लेते हैं भैया सीधे। तो आप एरिया ऑफ साइकिल अगर निकालें तो एरिया ऑफ साइकिल आ जाएगा 1/2 × 4 × 2। इतना क्लियर सबको? अब मुद्दा उठता है प्लस की माइनस, है ना। तो बताइए साइकिल कैसे घूम रही है भैया? साइकिल घुमा के देखो जरा, साइकिल कैसे घूम रही है? ऐसे क्लॉकवाइज देखो, ऐसे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूम रही, तो बताइए साइन कन्वेंशन क्या लगा देंगे आप? माइनस। खत्म, फिनिश, मस्त रहो। 2 से 2 कट गया, देखो आंसर कितना का, -4 लीटर। चेक कर लीजिए, क्या आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा? मजा आ रही तो कीबोर्ड तो थोड़ा करो भैया, सुस्त आदमी। सुस्त पुरुष और महिलाओं तोड़ो फटाफट जरा कीबोर्ड, खटखट खटखट। कई तो सो के पढ़ते हैं, लेट लेट के पढ़ रहे होंगे, चद्दर में से घुस के आराम से यहाँ लैपटॉप खोपड़े पे रख लिया होगा, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे देख रहा हूं। तो बताइए ट्रायंगल निकाल लिया, ट्रायंगल का साइकिल का एरिया, है ना। और क्लॉकवाइज से तो नेगेटिव लगा दिया, एंटी क्लॉकवाइज से तो प्लस लगा दिया। था चद्दर से बाहर निकल के धीरे से देख के भाग जाते हैं फिर अंदर, कह नींद बहुत आती। यकीन मानिए अगर आप इस समय वो सो रहे हैं तो साथ में आपकी किस्मत भी सो रही है और वो आपसे गहरी नींद में सो रही है। और एक बार उसको अच्छी नींद लग गई ना तो कभी उठती नहीं है वो कम वक्त। आप तो फिर भी उठ जाएंगे, आप कहेंगे वो कभी क्यों नहीं उठती, वो हमेशा के लिए सो जाती है। चलिए देखें उसके बाद भैया, क्या आपको वर्क डन में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं? बताइए, ये सब साइकिल वाले सवाल लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे? बताओ जल्दी से फटाफट। ये सब क्लियर, तीनों फॉर्मेट क्लियर। बताइए आपको कहां से क्या क्या पढ़ा दिया मैंने? वर्क डन पूरा फॉर्मेट क्लियर करा दिया आपको, है ना। साइन कन्वेंशन पहले क्लियर करा दिया, वर्क डन का पूरा फॉर्मेट क्लियर करा दिया। फिर आपको मैंने ये बता दिया कि कब क्या यूज करना है। 3 फॉर्मेट में सवाल आ सकते हैं, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से अभी आपको बताइए एरिया अंडर द कर्व वाला सवाल मैंने लगवा दिया। इस प्रकार के सवाल अब आप लगा लेंगे। यस, अब बचे ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों पे काम करेंगे। इसका काम हो चुका है, इन दोनों पे काम करना है। इतना क्लियर? ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं 12 नंबर पे आइए। क्या कहता हूं? टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे आइए। ये चलो एक सवाल और देते तुम्हें, एक और देते हैं, चलो एक और लगाओ, और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे आएंगे। चलो देखना,
ये लास्ट है, ये लग जाएगा तो मतलब आपका चलना ही शुरू हो गया एकदम। अब ये भैया सबका सही होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। एरो दिखा देते हैं, एरो तीर इधर से फिर इधर गया, इधर से फिर इधर गया, ठीक है। पॉइंट दिखा देते हैं, इसको ए बोल दो, बी है, ये सी है, ये डी है, ये 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला हो गया 2 4 6, ठीक है। ये प्रेशर हो गया एटीएम में। चलिए ये सवाल है, इसको लगाइए। कह रहे क्या लगाएं इसमें, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर ये सोचना पड़ रहा क्या लगाएं तो फिर तो क्या लगाओगे। चलिए बताइए क्या क्या लगाएंगे। वर्क डन ए टू बी निकालेंगे एक तो, और क्या करेंगे, फटाफट करेंगे, जल्दी सब लोग लगाना शुरू कर दो। वर्क डन बी सी, अगला वर्क डन सी टू डी, है ना। फिर अगला वर्क डन डी टू ए, फिर अगला लास्ट वर्क डन ए बी सी डी ए। इतने सवाल लगाने, कितने सवाल हो गए, 5 5 सवाल 5 ऑप्शन। ये लीजिए 5 ऑप्शन इधर, ए बी सी डी ई। जल्दी से लगाइए फटाफट, और ये अगर आपका सही लग गया तो मतलब फिर हो गया सही, मामला सेट है। फिर पांचों लगा के रेडी रखो, फटाफट मैं पोल कराऊंगा पांचों के, है ना। एकदम लाइन से पोल चलेंगे पांचों के, जल्दी से लगा के रेडी रखो पांचों। चलो भैया खींचो। डिंग 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 डिंग। शुरू करें बोल, ओके चलो। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पोल, सब लोग चढ़ जाइए, ठीक है। ताबड़तोड़ चढ़ जाइए सब लोग पोल पे। पहला पोल शुरू हो रहा है, लीजिए वर्क डन ए टू बी के लिए पहला पोल। 5 ऑप्शन का पोल है मेरे दोस्त, 5 ऑप्शन का है ना, 4 का नहीं है। निर्विज्ञान हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, ये ना करना बाद में, हाँ देख लो अच्छे से। 5 का पोल है, 5 ऑप्शन, 5 सवाल, 5 का पोल। चलिए पहले सवाल, वर्क डन ए बी के लिए 5 का पोल, बताना सही जवाब क्या है। खेल शुरू होता है आपके सामने, ये लीजिए पहला सवाल। आजकल खिलौना गैंग बहुत घबराया हुआ है, मार्केट के सारे बर्नॉल खरीद लिए खिलौना गैंग ने। सुना है मार्केट में बर्नॉल की बढ़ती कीमतों के पीछे खिलौना गैंग का हाथ है। पोल अच्छा पोल 4 का हो गया क्या यार, अरे ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर से कराता हूं, चलो फिर से कराता हूं, फिर से रुको रुको, फिर से कराता हूं, है ना। फिर से रीपोल करा रहा हूं, रीपोल वो कैंसिल हो गया पोल, मान लीजिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको पोल करा रहा हूं, चलो हो गया एक का आंसर आपको पता ही लग गया या नहीं पता लगा, जो भी है। मैं फिर से करा रहा हूं, 5 का पोल है, 5 का करा रहे हैं, बाकी तो सही हो कम से कम। चलिए 5 का पोल हो रहा है, अब शुरू है। गलती से 4 का पोल आ गया, ठीक है। अब भी नहीं जिक्र पा रहे लोग। अरे भाई साहब,
अरे भाई साहब अब भी नहीं कर पा रहे यार, ऐसे तो पेपर लीक कर दो फिर भी सिलेक्शन नहीं होता ऐसे लोगों का। भाई साहब बता दो, ये वाला पोल में कृपया सी ऑप्शन भरिए, उसके बाद याद है बी भर के आएंगे। कह रहे मैं बैलेंस बना के चलता हूं समाज का, 90% सही बोल लीजिए भाई। शेयर लीडर पर अतुल चौधरी, प्रियांशु, सुकृति। अगला पोल वर्कडन B2C का पोल स्टार्ट हो रहा है, रेडी सब लोग? वर्कडन B2C पोल स्टार्ट, 5 ऑप्शन का पोल चल रहा है भैया, ठीक है ओके। लीजिए तोड़िए खटाखट, पोल से भर दूंगा तेरी जिंदगी। पोल बहुत मजा आता है मुझे करने में, पोल से भर दूंगा तेरी जिंदगी। 15 सेकंड का पोल हो जाता है क्या? घटा दो टाइम, कहां से घटता है? बहुत टेक्निकल हो तुम लोग यार। मैं भी सोच रहा हूं टाइम घटाया जाए थोड़ा, पोल लंबा हो रहा है थोड़ा। प्रियांशु, सुकृति, मैनी और प्रियल। चलो अगला पोल, वर्कडन C to D का पोल स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, लीजिए 5 ऑप्शन का पोल है, ठीक है। अच्छा यहां से टाइम बढ़ते रहा यार, बहुत बढ़िया तुम लोग यार, बहुत टेक्निकल आदमी हो। इसको 10 सेकंड का भी कर सकते हैं, 15 ठीक है, चलो अच्छा 15 कर दो, 15 ठीक है यार, इतना भी क्या है ना। वर्कडन C to D का पोल, थोड़ा तो मतलब चलने दो, पोल ही क्यों करा रहे हैं। अब 15 सेकंड का होगा, चलो टाइम बचाते हैं अपने, 5 सेकंड दे दें। वर्कडन D2A का पोल, अगला पोल स्टार्ट, लीजिए शेयर लीडर बोर्ड, सुकृति, प्रियांशु, मोहित। D2A का पोल स्टार्ट, 5 ऑप्शन, रेडी? क्या इस बार वो नहीं बैठ रहा ABCDE वाला? हाँ भैया, अगर आप इस बार ABCDE वाला बैठा रहे तो फिर आप हैं। ये आज का दूसरा था, ये आज का दूसरा था। पिछली बार जब बैठा ना तब आपने बैठाया नहीं, और अब क्या बैठा रहे तो फिर आप फिर से सुकृति, मोहित, सत्या। एक ही खेल 2 बार थोड़ी खेलूंगा। चलिए आखिरी पोल ABCDE, ये वाला पोल, 5 ऑप्शन। फिर हर बार सेम खेल खिलाओ, ऐसे थोड़ी होता भैया, खेल बदल गया लो, हर बार एक ही खेल थोड़ी खिलाऊंगा। चलो पोल खत्म होने वाले हैं सबके सब, अब हम लोग समझना शुरू करते हैं जल्दी से। चलिए पहला समझिए, मेरे ख्याल से मतलब सबको आंसर आ जाना चाहिए, मतलब थोड़ा टाइम होता है आपको लग रहा हो, लेकिन आंसर तो आ रहा होगा लोगों का। आ रहा भी है कि नहीं आ रहा बताओ? सुकृति, सत्या, मोहित। चलो देखो वर्कडन A to B आ जाओ, A से B गया, देखिए वर्टिकल लाइन है तो एरिया अंडर कर्व कितना, 0, तो ये तो 0 हो गया। इसमें तो सबका ही सही होना चाहिए था, ये भी गलत कर रहे हो। B2C चले जाओ, एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो क्या ये वाला एरिया अंडर कर्व आएगा? देखो B2C ये वाला, तो ये प्रोसेस के नीचे एरिया अंडर कर्व भी आएगा, ये वाला निकाल लो। ये वाला कैसे निकालोगे बताओ? ये पूरा कैसे निकालोगे? ये B2C कितनी डिस्टेंस है, देखो ये हो गया 3, तो ये हो गया 3 है ना, और ये वाला कितना हाइट है, ये 0 से 6, तो ये 6 और ये 3, 6 इंटू 3 18, कर लेंगे फटाफट। चलिए तो ये हो गया 6 इंटू 3 18। अच्छा एक्सपेंशन या कंप्रेशन? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव, आंसर आ गया -18 लीटर एटीएम। क्लियर है भैया सबको? अंगूठा दिखाते जाइए। वर्कडन C to D, वर्टिकल लाइन है, एरिया अंडर द कर्व 0, वर्टिकल लाइन के नीचे कोई एरिया अंडर द कर्व थोड़ी होगा, तो 0, इसको सबका सही होना चाहिए था। अगला D2 है, D2 है भैया ये वाला है, ये वाला तो एरिया अंडर द कर्व निकालिए, तो ये वाला एरिया अंडर द कर्व आएगा, ये वाला है ना, ऐसा। तो इसको निकाल लीजिए, तो ये डिस्टेंस कितनी 3, ये वाले कितनी 2, तो 2 इंटू 3 6, कर लेंगे, तो ये हो गया इंटू 2 6। अच्छा एक्सपेंशन कंप्रेशन, देखिए कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन, तो वर्कडन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव +6 लीटर एटीएम, ठीक है। अब कहना कि भाई आखिरी में निकाल लो, बताना यहां से कितनी मेहनत हुई, 0, यहां से यहां -18, फिर अगले में 0, फिर इसमें +6, सबको जोड़ दो, पहला वाला 0 ले लो, दूसरा वाला -18 लीटर एटीएम, तीसरा वाला 0, चौथा वाला +6, सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 0, टोटल मेहनत आ गई 0 -18 + 0 + 6, आंसर आ चुका है -12 लीटर एटीएम। क्लियर है सबको? हेलो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे, चौथा वाला सवाल मान लीजिए वहां पेपर में आ गया और आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, तो टाइम बचाने का तरीका मैंने आपको बताया कि अभी
अभी मैंने आपको बताया पीछे जे लगाइए, जीवन में खुशियां भरिए। क्या साइकिल का एरिया निकाल सकते हैं आप? साइकिल प्रोसेस, साइकिल का एरिया निकाल लो। बताइए साइकिल जो अंदर इंक्लोज हो रही है इसका एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ? दोनों डायमेंशन मल्टीप्लाई करो फटाफट। ये वाली कितनी है देखो, ये वाली कितनी है, नीचे देखो ये हो गई 3, तो ये वाली तो हो गई 3। ये वाली कितनी, ये वाली 2 से 6 यानी कि 4, देखो ये 4 और ये 3, तो 4 इंटू 3 12, खत्म। एरिया ऑफ साइकिल आ गया, खत्म ये आंसर। तो बताइए सीधे टिक कर सकते थे, एरिया ऑफ साइकिल निकाल लें, वही वर्क डन होगा। तो बताइए 4 पे 3 मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना 12। अब मुद्दा उठता है कि 12 प्लस या 12 माइनस। बताओ साइकिल कैसी, क्लॉकवाइज, आपको पीछे सिखाया गया क्लॉकवाइज, तो वर्क डन नेगेटिव। बताओ आंसर क्या लिखोगे? वर्क डन ए बी सी डी ए माइनस 12। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तोड़ दीजिए, अब तो तोड़ दीजिए। क्लियर है? अब कितने कॉन्फिडेंस आगे कर लेंगे, इस टाइप का कोई भी सवाल आगे कर लेंगे। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे आइए, 13 नंबर पे। अब आपको कुछ प्रोसेस समझने होंगे, फिर उनका वर्क डन समझना होगा ना। तो अगला काम है टाइप्स ऑफ प्रोसेस समझना शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नंबर 1 आपसे कहता है आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, ऐसे प्रोसेस आते जाएंगे आपके सामने। आपको उनका पहले बेसिक समझ लीजिए। मान लीजिए आपसे कहता है आइसोबारिक आ गया, फिर मान लीजिए आपके सामने आइसोकोरिक आ गया। पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लें, फिर डिटेल में बात करेंगे। फिर मान लीजिए आपके सामने आइसोथर्मल आ गया, फिर मान लीजिए आपके सामने एडियाबैटिक आ गया। तो इनको थोड़ा थोड़ा पहले समझ लीजिए। जब सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए आइसोबारिक में, पता है आइसोबारिक में प्रेशर कैसा होगा? कांस्टेंट। ठीक है, फिर आपसे कहता है बताओ क्या लिख दूं तो मामला सही हो जाए, डीपी 0 लिख दूं? बताओ अगर मैं आपको कहता हूं कि डेल्टा पी 0 लिख दूं, चलेगा? समझ गए क्या बात को? बताइए ऐसा लिख दूं क्या काम आगे बढ़ सकता है? नेक्स्ट पे आ जाऊं क्या? डेल्टा पी 0 लिख दूं तो अगले पे आ सकता हूं। कितने को समझ में आ रही बात है सर? बकवास बात है, समझ में आ रही? बकवास बात है, इसको सुधारिए। देखिए अगर आप डेल्टा पी 0 लिख देंगे तो मेरे दोस्त यहीं पे यही कंसेप्ट चेक हो जाता है कि मतलब आप क्या हैं और आपने कहां पढ़ा है, मतलब चूरन की गोली खाई या फिर आप ढंग से पढ़ के आए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है मेरे दोस्त कि आइसोबारिक समझाओ, है ना, किसी ने कहा आइसोबारिक समझाओ क्या होता है, आपने उसको कह दिया भाई साहब आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। उसने कहा ओके, बिल्कुल सही बात आपने कही, कमाल के व्यक्ति हैं। फिर आपने कहा कि साहब प्रेशर कांस्टेंट का मतलब समझाओ, आपने कह दिया डेल्टा पी 0। भाई प्रेशर कांस्टेंट का मतलब आपने आपको समझाओ, तो आपने कह दिया डेल्टा पी 0। ध्यान दीजिए, उसने कहा आपको बताओ, पहले मान लो एक पॉइंट पे मैं खड़ा था, यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर था, ठीक है, फिर 1 एटीएम से मान लो मैं 2 एटीएम पे चला गया, चेंज कर लिया, कोई स्टेट ये तो है, तो 2 एटीएम पे चला गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वापस मैं लौट के 1 एटीएम पे आ गया, वापस लौट के मैं 1 एटीएम पे आ गया। तो बताइए ये इनिशियल स्टेट अगर मेरी, है ना, ये फाइनल स्टेट है। बताइए जो प्रेशर है वो कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो बताइए चेंज निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना, स्टेट फंक्शन है भैया। तो क्या लिखूंगा? 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि डेल्टा पी 0 आ रहा है क्या? यस। बताइए क्या ये आइसोबारिक प्रोसेस है क्या? बताइए मेरे दोस्त आइसोबारिक प्रोसेस है क्या? नहीं। ये आज का तीसरा था। बहुत मौके मिलेंगे आपको पहचानने के। वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश, अपना डैश भर लीजिए। मेरे दोस्त कभी नहीं बदलता है, आप जीवन पर्यंत वही रहते हैं, सिर्फ समय बदलता है। यकीन मानिए, आपको लगेगा कि आप बदल जाएंगे, लेकिन आप नहीं बदलेंगे, वो समय है जो बदला है। आप तो वही हैं हमेशा से। कोई आपको ये पढ़ाता हुआ समझ में आए, कोई है ना, मोटिवेटर आजकल बहुत हो गए सस्ते वाले। मैं बचपन में बहुत ऐसा था, फिर मैंने ये कर लिया, फिर मैं बहुत तेज हो गया। ऐसा कोई ज्ञान की बातें कर रहा हो ना, मूर्ख बना रहा है आपको। वो आज अगर वो बचपन में मूर्ख था तो वो आज भी मूर्ख है, वो हमेशा मूर्ख रहेगा, वो एक अखंड मूर्ख है। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, डेल्टा पी 0 नहीं लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए डीपी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, अगर कंसेप्चुअल किताबें आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको डीपी इज इक्वल टू 0। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये सब क्यों लिखा जाता है? आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये सब क्यों लिखा जाता है? डीपी इज इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं? डिफरेंशियल पी 0 का मतलब होता है एक छोटा सा वेरिएशन भी नहीं होने दूंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप छोटा सा एलिमेंट भी काटेंगे ना, अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट भी काटेंगे तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होने दूंगा, उसको बोलता हूं आइसोबारिक। हेलो, पहचान पा रहे हैं? है ना, मोटिवेट कर दो। कितना मोटिवेट कराओ भैया, रोज सुबह शाम यही चलता रहता है। 2-4 बिल्कुल प्रवचन हो गए मोटिवेट ही करते रहते हैं। अभी इतना मोटिवेट करोगे रॉकेट लेके भाग जाएगा अंतरिक्ष में, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। किसको पढ़ाओगे फिर पूरे दिन? भाई साहब तुम ऐसा कर सकते हो, तुम में आग है, तुम में जज्बा है, मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो तो तुम पता नहीं कितने मूर्ख हो, हमें क्या पता, तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते कि नहीं। अब बताओ,
डेल्टा डीपी इज इक्वल टू जीरो, डीपी इज इक्वल टू जीरो आ गया तो मेरे दोस्त इसके बाद आप लिख दीजिए डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई आज के बाद आपकी जिंदगी में पूछे कि बताओ आइसोबारिक की बेसिक कंडीशन क्या, तो आप बोलेंगे डिफरेंशियल पी इज इक्वल टू जीरो, पी कांस्टेंट। ये तो बाद में लोग लिख देते हैं कि जब ये जीरो है, जब ये जीरो है तो यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट्स में कोई चेंज हुआ नहीं, तो ओवरऑल भी कोई चेंज नहीं होगा। जब छोटे छोटे एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर ओवरऑल भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि एक घड़ी को भी मैं चेंज नहीं होने दूंगा। ये कहानी है। तो आप बोलेंगे क्या कि आइसोबारिक प्रोसेस में सही मायने में ये नहीं लिखना चाहिए, किताब में लिख देती हैं सस्ती किताबें और सस्ते लोग, यही देश को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए पी कांस्टेंट तो आपको लिखना चाहिए डिफरेंशियल पी इज इक्वल टू जीरो, फिर आप लिख सकते हैं इसकी वजह से डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। अब आप सोचते होंगे दोनों क्यों लिखे जाते हैं, कभी ये भी लिखा जाता है उसके बाद ये लिखा जाता है ना, सोचते तो क्या ही होंगे। फिर आइसोकोरिक पे आइए, लेकिन सोचना शुरू करिए। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मेरे दोस्त यहाँ पे, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे आप पहले डीवी जीरो लिखेंगे, फिर आप डेल्टा वी जीरो लिखेंगे। फिर आपसे कहता है कि मान लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस कराना है, तो आप कहेंगे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा, dt जीरो होगा, डेल्टा टी जीरो होगा। आइडियाबैटिक प्रोसेस कराएंगे, हीट ट्रांसफर मना है, एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो आप कहेंगे डिफरेंशियल क्यू भी नहीं दूंगा, डिफरेंशियल क्यू भी जीरो होगा। तो पॉइंट समझ में है? कोई आपसे बात आपसे पूछे कि बताइए एडियाबैटिक डी क्यू जीरो, आइसोथर्मल dt जीरो, आइसोकोरिक dv जीरो और आइसोबारिक dp जीरो, ये बेसिक कंडीशंस है। क्लियर है तमाम मामला? एक प्रोसेस आपको और पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, जो कि आपने पीछे भी समझा है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए जिंदगी में कभी भी आपको साइक्लिक प्रोसेस पे कोई चर्चा करे अगर, तो साइक्लिक प्रोसेस में खास बात क्या होती है, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, है ना। गाना सुना, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, उसी टाइप का मामला है एकदम गुरु, जहां चलता है वहीं पहुंच जाता है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर। ठीक है, कई सेंटी हो गए। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जितने भी अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर, तो स्टेट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो आप बोलेंगे इन ऑल साइक्लिक प्रोसेसेस, इन ऑल साइक्लिक प्रोसेसेस द चेंज इन स्टेट फंक्शंस, चेंज इन ऑल, तो नोट्स वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर बन रहे हैं। आप देखिए कि कंसेप्ट, सवाल, सब कुछ, तो आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे ख्याल से फील आ गई होगी आपको ये। चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शंस और जीरो, विल बी जीरो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे स्टेट फंक्शन हमने खूब भर भर के पढ़े हैं। देखिए दो पाथ फंक्शन आपको मैंने पढ़ाया था, एक वर्क डन और हीट ट्रांसफर, है ना। वर्क डन को छोड़ दीजिए, हीट ट्रांसफर को छोड़ दीजिए, बाकी सब निपटा दीजिए। यहाँ पे बताइए, शुरुआत अगर करी जाए तो बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज शून्य, स्टेट फंक्शन है ना। डेल्टा जी में चेंज जीरो, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एच जीरो, सब स्टेट फंक्शन है ना। डेल्टा पी जीरो, डेल्टा टी जीरो, सब स्टेट फंक्शन है ना। क्लियर है मामला सभी को? चलें आगे। तो ये सब आपको शून्य लिखे मिल जाए साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, जो आपने पीछे समझा। वर्क डन में नहीं जीरो होता है क्योंकि वर्क डन पाथ फंक्शन है मेरे दोस्त। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद एक दो यूनिट समझ लीजिए, है ना। एक दो यूनिट समझ लीजिए, तो हैंड डाल लीजिए अपनी कॉपी में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। यूनिट्स है ना, यूनिट समझ लेते हैं, बाकी तो कंसेप्ट थोड़े बहुत हो गए और अभी आगे हो जाएंगे जब हम डिफरेंट प्रोसेस को पढ़ेंगे। फिलहाल 14 नंबर पे सबसे पहले एक यूनिट का काम कर लीजिए। कितनों को यूनिट आती है? यूनिट आती है? यूनिट तो आती होगी, जूल नहीं आती? में जूल कैलोरी नहीं आती? आती होगी ना यार, यूनिट तो आती होगी, इसमें क्या है, वो हर चीज में ना क्यों बोल देते हो। चलो अच्छा, तुमसे पूछता हूँ किसकी यूनिट, ये भी बता देता हूँ, तब बताना। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे कहूँ यूनिट्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हीट की, जो कि आप पढ़ चुके हैं हीट और वर्क के बारे में ना। तो यूनिट ऑफ हीट और वर्क की दोनों की बताने जा रहा हूं। तो बताइए वर्क यूनिट तो आपको आती होगी ना। अब बताइए कितने लोग आती है हीट वर्क यूनिट? आती जूल है, कैलोरी है, आती होगी ना। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अंगूठा दिखा दो अगर आती है तो, फटाफट। उसमें क्या शर्माते रहते तुम? आती होगी और क्या। जैसे मैं एग्जांपल चलो देता हूँ, कैलोरी है, जूल है, समझते होंगे ना ये सब बातें। लीटर एटीएम है ना, अर्ग है, ये सब समझते होंगे आप। चलो चेक करते हैं। अब आपने कहा मेरे को आती है, मैंने मान लिया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि मतलब संदेह,
ठीक है, संदेह करते हैं थोड़ा सा। संदेह का मतलब एक सवाल देंगे उससे चेक हो जाएगा। ठीक है, तो संदेह करना शुरू करिए। विच वन इज करेक्ट? संदेह करना क्यों जरूरी? मैं आपको बताया था, लॉजिकल डाउट विल लीड यू टू द अल्टीमेट ट्रुथ। तर्कपूर्ण संदेह ही आपको परम सत्य तक पहुंचाता है। आइए समझे, 4 ऑप्शन मोटिवेशन दे। 1 कैलोरी, 1 जूल, ठीक है, 1 लीटर एटीएम, और एक ले लो 1 अर्क। 4 ले लो, 4 का डिस्कशन हुआ ना यहाँ पे। फिर एक एक करके इनको आगे बुलाते जाओ। एक बार 1 जूल को आगे बुला लो, है ना, फिर एक बार 1 लीटर एटीएम को आगे बुला लो। बुरा मान जाएगा, ये कहेगा मैं नहीं बुलाया कभी आगे, तुम भी आ जाओ, आओ टॉफी खाओगे, दीजिए। उसके आगे लगा लो फिर बाकी सब। 1 कैलोरी, 1 लीटर एटीएम, 1 अर्क, अगला 1 कैलोरी, 1 जूल, 1 अर्क, अगला ऑप्शन बनाते हैं 1 अर्क, 1 जूल, 1 कैलोरी, 1 लीटर एटीएम। अब इससे चेक होगा कि मतलब आप तू है कि नहीं। चलिए, पोल शुरू हो रहा है। यूनिट आपको आती है, जल्दी से लगाइए, 10 सेकंड में आपके पास पोल शुरू हो रहा है। और जब मैं कहा ना यूनिट आती है, ये सब चारों देखिए आपने, बताइए फिर। हाँ, ये थोड़ी पूछेंगे 1 किलो में कितने जूल होते हैं, बता दो। सवाल है, सीधे सवाल आ गया, करो, समझ में आते तो कर लो। 4 ऑप्शन का पोल है भैया, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं फिर से। 4 ऑप्शन का पोल है, ठीक है, रेडी? 15 सेकंड का पोल है, बढ़िया समय बच रहा है, 15 सेकंड, क्या बात है। जिंदगी में समय बचाइए मेरे दोस्त, बहुत काम आता है। %25 लोगों का सही हुआ है, जमानत जब्त हो गई है। सुकृति मैंने मोहित अनुराग, मतलब इससे अच्छी हालत तो वर्कडन वाले क्वेश्चन में थी, उससे बुरी हालत होगी भाई साहब। आओ समझे, फिर चाय पिलानी पड़ेगी इसको, इसको चाय पिलाओ यार। 15 नंबर स्लाइड में सुनो मेरी बात, बहुत बुरी हालत हो गई। देखो समझो, बता रहा हूं, सुन लो। सबसे पहले कैलोरी, सबको चारों कनेक्ट करना सिखा दूं पहले मैं आपको, है ना। देखिए 1 के, तभी आप सवाल लगा पाएंगे इस प्रकार के आगे भी। 1 कैलोरी जो होता है वो होता है 4.18 जूल, सीख लीजिए। अगर आपको नहीं पता फटाफट सीख लीजिए। तो ये होता है 4.2 जूल अप्रॉक्स लिख सकते हैं, यस ठीक है। 1 लीटर एटीएम अगर आप समझाए तो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 101.325 जूल। ये कैसे आता है अभी वो भी समझ लेते हैं, चलो, या अभी क्या समझ ही लेते हैं लोग। 16 नंबर पे आप सीख लीजिए ये कहां से आता है। पहले तो ये कहां से आता है, इसको सीखने के लिए जल्दी से यहां पे कुछ बातें सीखिए। जैसे आपसे कहता है 1 मीटर क्यूब में, तो ये सब काम आएगा आगे सवालों में ना। यूनिट से अगर आपको नहीं आती होगी, पूरा कंसेप्ट आपको आता है, यूनिट ही गलत होगी तो खत्म है खेल, बिल्ला उठाएंगे। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000 लीटर। 10 टू द पावर 3 लीटर लिख सकते हैं, यस। तो बताओ 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -3, उधर चला जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। फिर आपसे कहता है 1 एटीएम को समझाओ, क्या लिख सकते हो? तो आप कहेंगे 1 एटीएम होता है 101325 पास्कल, और इसको आप लिख सकते हैं 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गर्दन टूट गई भाई साहब, नई गर्दन लगवानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखो 1 एटीएम और ये 1 लीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। देखो तो मान लीजिए मैंने लिखा 1 लीटर इंटू 1 एटीएम। 1 लीटर की जगह लिख दो मैंने ये वाला, है ना, ये वाला, और 1 एटीएम की जगह लिख दो ये वाला। तो यहां लिख दो 1 लीटर की जगह लिख दो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 एटीएम की जगह लिख दो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो बचा क्या? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। देखो ये 101325 है और ये 1000 डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 101.325, और ये आ रहा है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का मतलब जूल। क्लियर भैया? चले, कुछ यूनिट यहां भी समझ लिया आपने। तो इसके बाद ये समझने के बाद होता 1 लीटर एटीएम की जगह क्या मैं 101.325 जूल लिख सकता हूँ। सही है, यस, ये हो गया सही। अब अगर ये सही हो गया तो अब और आगे बढ़िए, सवाल पे आइए अपने।
अब जूल को कन्वर्ट कर लेते हैं कैलोरी में। जरा देखिए, एक कैलोरी में कितने, 4.2 जूल है ना, तो इतने जूल में कितने कैलोरी, 4.2 डिवाइड कर दो इसमें तो कैलोरी आ जाएंगे। तो 4 डिवाइड कर दो, चलो अप्रॉक्स 4 डिवाइड करो तो 100 में 4 डिवाइड करो 25 के आसपास, 101.325 में अगर आप 4 डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट अगर आप सॉल्व करें तो आता है 24.206। अब ठीक है, एग्जैक्ट अगर आपको नहीं बताया तो भी काम चला लेते हैं वहां पे, है ना, वहां पे काम चल जाता है, अप्रॉक्स से भी 25 से भी कर लो, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर एक जूल और अर्ग में आ जाओ भैया। ये तो पता ही होगा आपको कि 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो बताओ इसको लिख सकते हैं आप फर्दर 101.325, नीचे लिख लेते हैं यहां जगह नहीं, इज इक्वल टू 101.325, ये जूल है देखो, इंटू 10⁻7 अर्ग। अब बताइए सारे यूनिट्स आपको दिख गए क्या, चेक कर लो, कैलोरी, जूल, लीटर एटीएम, जूल, कैलोरी, अर्ग, सब कनेक्ट हो गए, देखो आपस में सब कनेक्ट हो गए ना। अब आओ सवाल पे। सवाल देखिए क्या था, आपको दिया हुआ था 1 लीटर एटीएम, और क्या दिया हुआ था 1 कैलोरी, और क्या दिया हुआ था 1 जूल, और क्या दिया हुआ था 1 अर्ग। अब चेक करना जरा कौन बड़ा कौन छोटा। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं 10⁻7, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 10⁻7 अर्ग। अगर इसको काट दूं मैं यहां से 1 जूल को, और इसके यहां लिख दूं 10⁻7 अर्ग, तो 10⁻7 अर्ग 1 अर्ग से ज्यादा होगा, यानी कि ये से बड़ा। समझ में आ रही बात। अगले पे आ जाओ भैया, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.2 जूल, है ना, तो इसकी जगह काट के लिख सकता हूं मैं क्या 4.2 जूल, तो 4.2 जूल 1 जूल से बड़ा होगा, तो ये इससे बड़ा होगा। अगले पे आ जाओ, 1 लीटर एटीएम की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 24 कैलोरी, तो इसकी जगह काट के लिख दूं मैं 24 कैलोरी, तो 24 कैलोरी 1 कैलोरी से बड़ी होगी। देखो ये 24 कैलोरी है, ये 1 कैलोरी है, तो ये इससे बड़ी होगी, तो यहां भी ग्रेटर, तो यानी कि ये आंसर। कितने को समझ में आ गई बात। तो आंसर सही कौन सा था, सी पार्ट। थोड़ी अगर बात समझ में आ गई क्लियर तो ठीक है भाई। यूनिट्स अब कर लेंगे, यूनिट का कुछ भी आएगा तो कितने लोग कर लेंगे अब यूनिट का कुछ भी ऐसा आता है तो। चलो भैया अब सवाल लगाते हैं। कुछ आगे पीछे हो गया क्या, अरे ये इधर चला गया। चलो कोई बात नहीं, समझ तो आप गए होंगे ना। स्लाइड नंबरिंग चेंज कर देता हूं मैं। चलो तो ये 13 नंबर थी, ये 14 हो गई, ये 15 हो गई, ये 16 कर लेते हैं, ये 17 कर लेते हैं। चलो इसको कहां जोड़ लेना, वहां पे है ना जहां पे वो बताया था आइसोबारिक। 17 को कनेक्ट कर लेना आइसोबारिक से, है ना, कर लोगे ना भाई। ठीक है चलो, छुट्टी चाहिए तुमको, अच्छा छुट्टी लाओ, पे छुट्टी होगी। और सवाल लगाएं। क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्क डन। When 1 mole of ideal gas in 10 liter of vessel at 1 atm pressure is allowed to expand into a vacuum bulb of capacity 100 लीटर। ठीक है, और फिर आपके सामने आते हैं 4 ऑप्शन। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये है भाई। लगाओ, पोल शुरू करें, लगाने दो। अंधी मारते हैं कहीं तो बैठ के कि मेरा क्या, मैं तो अंधी मारता हूं। कर लो शुरू।
लगाओ लगाओ लगाओ, जिसका लगता है अंगूठा दिखाओ। चलो पोल स्टार्ट। इतनी देर में लग जाना चाहिए। मैंने पोल क्यों शुरू कर दिया, समझो आप बात को। कह रहे वैक्यूम के बाद क्या लिखा, बल्ब, वेसल। बल्ब मतलब ऐसे, वेसल, वेसल को बोलते हैं बल्ब, ऐसे बना दो बल्ब। इतनी देर में लग जाना चाहिए। इतनी देर में अगर आपका नहीं लग रहा 39%, तो सवाल आपको लगा रहा है, आप सवाल थोड़ी लगा रहे हैं। फिर सुकृति, प्रियांशु, मोहित, कंसेप्ट क्लियर हो तो लग जाना चाहिए इतनी देर। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, हालांकि सवाल अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो लग जाना चाहिए इतनी देर। क्या हो रहा है, सवाल को सीखिए थोड़ा। देखिए एक कंटेनर आपने इतना बड़ा सा खोल रखा है, ये 100 लीटर का मान लीजिए, और ये वैक्यूम लेके बैठा हुआ। देखो सवाल पढ़ो। वैक्यूम बल्ब है, मतलब वैक्यूम की वेसल है एक, कंटेनर। बल्ब का मतलब कंटेनर। बल्ब लिख लो, कंटेनर लिख लो, वेसल लिख लो, सब एक ही बात है। जिसकी कैपेसिटी 100 लीटर, मतलब वॉल्यूम 100 लीटर है। तो ये देखिए एक वॉल्यूम 100 लीटर लेके बैठा हुआ है, इसमें वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर पूछा जाए इसमें कितना प्रेशर है, तो आप कहेंगे प्रेशर 0 है। ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक दूसरी वेसल ली, है ना, जो कि वेसल में क्या भरा हुआ था, 1 मोल आइडियल गैस, और वो 10 लीटर की वेसल थी, और वो 1 ATM पे थी। उसको जाकर के खोल दिया, किसमें, इसके अंदर ला करके। तो एक छोटी सी वेसल ला 10 लीटर की। तो मान लीजिए आप 10 लीटर की एक वेसल ऐसी ले, ये क्लोज थी, है ना, ये क्लोज थी पहले, 10 लीटर की थी, 1 ATM इसके अंदर प्रेशर था, और इसके अंदर 1 मोल आइडियल गैस बनती। फिर आपने क्या किया, इसको खोल दिया यहां लाके। आपने कहा इसकी ये पिस्टन इसको हटा दो। जैसे हटाएंगे तो ये एक्सपेंड करेगी, क्योंकि अंदर प्रेशर देखिए 1 ATM है, तो ये गैस बाहर की तरफ एक्सपेंड करने लगेगी ऐसे। तो यहां जो गैस के पार्टिकल है, क्या वो पूरे कमरे में ऑक्यूपाई हो जाएंगे, हर तरफ फैल जाएंगे। ठीक है। तो वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए भागने लगेंगे। अच्छा, इनको रोकने वाला कौन था, जो बाहर का प्रेशर था। बाहर का प्रेशर कौन है, ये पी एक्सटर्नल, यही तो रोक रहा है ना इसको। और वो है कितना, वो 0 है। तो इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो बताइए जब गैस एक्सपेंड करेगी तो क्या इसको कोई मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। तो आप देखेंगे वर्क डन कितना होगा फिर। तो आप कहेंगे वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। और अगर पी एक्सटर्नल ही 0 है तो यही 0 हो गया, और जब यही 0 हो गया तो फिर वर्क डन भी 0 हो गया, यानी कि इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि जो कार्यक्रम चल रहा है इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, मुफ्त का एक्सपेंशन है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि बाहर से कोई रोकने वाला नहीं, तो फिर भैया मेहनत क्यों करेगी गैस। तो बताइए वर्क डन अगर 0 हो जाए तो आप समझ जाइए कौन सा केस चल रहा है, वैक्यूम में एक्सपेंशन चल रहा है, वैक्यूम के अगेंस्ट। तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा, तो फैलेगी, फ्रीली फैल जाएगी। डीवी 0 नहीं है, पी एक्सटर्नल 0 है, इसलिए वर्क डन 0 है। डीवी तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। देखिए फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 10 लीटर। तो 10 लीटर से ही हो जाएगी 100 लीटर में फैल जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो फाइनल वॉल्यूम ये V2 हो जाएगा, ये V1 था। तो डीवी थोड़ी 0 है, ये 0 है, इसलिए वर्क डन 0 है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 0। कितना समझ में आ गया मामला। तो बताइए इतनी देर में हो जाना चाहिए था सवाल की नहीं, इसलिए मैंने पोल करा दिया था। अगर समझ में आ गया तो तुरंत हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो फिर तो दिन भी कम है और रातें भी कम। ठीक है, चलिए तय रखते हैं फिर, है ना। अगले टाइम पे लगवाएंगे इसके सवाल और। तो अगले टाइम में हम लोग इसकी बहुत सारे और सवाल लगाएंगे, कंसेप्ट करेंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे वर्कडन खत्म करके, है ना, इस वर्कडन वाले पार्ट को पूरा निपटा करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग चलेंगे अलग अलग प्रोसेस के वर्कडन पे, उसके फॉर्मूले जो आते हैं वो सब करेंगे, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, वो सब डन करेंगे। ठीक है। जितना आपको पढ़ाया गया आज, आपको क्या सब कुछ समझ में आ गया बढ़िया से। नोट जरूर बना लीजिएगा प्रॉपर, है ना, और रिवाइज करके आया करिए। हर क्लास में रिवाइज जरूर करके आया करिए। लीडर बोर्ड देख लीजिए, सुकृति, मैनी, प्रियांशु, मोहित, मेधा, मोहित, अनुराग, मनीषा, जीवेश, आयुष, प्रियांश। कई लोग कहते हैं लेडर बोर्ड है। अब लेडर सीढ़ी हो, देख लीजिए, सुकृति, मैनी, प्रियांशु, मोहित, मेधा, मोहित,